गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। बताइए आप सभी कैसे हैं। एक बार एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष और आज आपकी फर्स्ट क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी जेई का। पहले आप समझ लो कि करना क्या है इसके अंदर हमें, है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज नहीं समझाऊंगा कि बेसिकली मैं मतलब पहले क्लियर कर देता हूँ आपको कि यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज नहीं समझाऊंगा थ्योरी की भाई बेटा ये होता है ये होता है। मैं आपको बस ये समझूंगा इस क्लास के अंदर कि आप सब हनुमान जी हैं जो अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं और उन शक्तियों को मुझे सिर्फ याद दिलाना है। मेरा सिर्फ ये जो काम है क्रैश कोर्स का काम यही होता है कि जो आपके क्विक रिविजन्स हो जाते हैं जल्दी, जो आप भूल जाते हैं कि हाँ ऐसा था टॉपिक या ऐसे काम करता था, ये चीजें थी हम भूल गए, हम रिवाइज नहीं कर पाए, उन सब पे काम करेंगे। ठीक है, उन सबको हम काम करें। नोट्स बनाना नहीं है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये सब मैंने मेहनत करी हुई है पहले, तो आपको सिर्फ पढ़ने हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको रिवाइज करना है। आप चाहते हो कि आपको याद नहीं होती चीजें अपने आप, तो लिख के देख सकते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और नहीं तो आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म के अंदर, आप इसके अंदर जो भी इंप्लीमेंट करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात हमें आपकी करनी है। बताइए आप सभी कैसे हैं, एक बार सब बढ़िया। ठीक है, कौन था सर आपके साथ? ये हमारे चाचा के लड़के हैं सबसे मतलब सबसे छोटा भाई, हमारे घर में सबसे छोटा भाई यही है, आलोक। अब सामने बैठ के मुझे देख रहा है अब स्कूल स्कूल जाते नहीं है, यहीं घूमते रहते हैं। चलिए करें स्टार्ट क्लास फिर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो बेसिकली मैं ना आपको टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा और यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है वो सभी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनका वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं बिहाफ ऑफ योर सिलेबस, वैसे सिलेबस अभी आपका आया नहीं है, लेकिन जो यदि मैं और सिलेबस की बात करूं तो वहां पे सोल मैकेनिक्स काफी पूछा गया है, काफी एग्जाम में पूछा गया है और काफी क्वेश्चंस वहां से आए हैं। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे कि जो मेन टॉपिक्स हैं उनसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या होता है, कैसे काम करते हैं, सब कुछ मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए लेट्स बी स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब मैं आपके सोइल की बात करता हूं तो सोइल में आपके दो टाइप की सोइल के नाम के बारे में आपने सुना होगा। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड द रेजिड्यूअल सॉइल। क्या बोलते हैं? रेजिड्यूअल सॉइल बोलते हैं। और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि भाई सॉइल क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि सॉइल आपके तीन चीजों का मिक्सचर है। किस किस का? पानी का, हवा का और सॉलिड का। इसलिए हम आपके फेस डायग्राम पे काम करते हैं कि जब आपकी सॉइल होगी वो मिक्सचर रहेगा तो उसमें हम आपके पानी को, एयर को और सॉलिड्स को अलग अलग नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाय द हेल्प ऑफ फेस डायग्राम इन सबको अलग करना पड़ता है। जब हम इनको अलग करते हैं तो हम फिर फेस डायग्राम पे काम करते हैं। यहां पे नीचे वाले पार्ट में सॉलिड, ऊपर वाले पार्ट में वाटर और सबसे ऊपर वाले पार्ट में हम एयर को डिस्क्राइब करते हैं। ये आपको पता है। दूसरा, ये जो आपके पास यहां पे होता है, यहां पे हम वेट को स्पेसिफाइड करते हैं और यहां पे हम वॉल्यूम को स्पेसिफाइड करते हैं। ये आपका वेट ऑफ सॉलिड है, ये आपका वेट ऑफ वाटर है। एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ, ये आपको पता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम तीनों फेस पे काम करते हैं, जब मैं आपके सॉलिड, वाटर, एयर पे काम करता हूं तो इसी को हम थ्री फेस डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्री फेस डायग्राम। अब कल को ऐसा हो सकता है कि जो सॉइल है वो आपकी सैचुरेटेड हो जाए। क्या हो गया? अरे सबकी क्लास चल रही है ना? सर क्लास चल रही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कहाँ गए, आप दिख नहीं रहे हैं। क्या ऐसा भी हो रहा है क्या क्लास में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। अब यस सर बोल रहे हैं सर, मैं दिख रहा हूं तभी तो बोल रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है बस, और सबको क्या हुआ? अरे सब प्रेजेंट है, एक बार यस सर बोलेंगे। जो बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट है एक बार यस सर बोलेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए देखो मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम आपके फेस डायग्राम पे काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपका सॉइल होगा वो आपका मिक्सचर रहेगा। किसका? सॉलिड का, वाटर का, एयर का। तो इन सबको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और एयर को अलग अलग करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, है ना। और हम देखो यहाँ पे हम एक बात और करेंगे। यदि मैं आपके पास सैचुरेटेड सॉइल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? सैचुरेटेड सॉइल की बात करता हूँ, तो उसमें ये जो फेस डायग्राम थ्री फेस था वो आपका टू फेस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये आपका टू फेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ आपके सॉलिड
और यहाँ पे सिर्फ आपका वाटर बनेगा, और इसको हम बोलते हैं आपका सैचुरेटेड सॉइल एंड दिस इज टू फेस डायग्राम। हो सकता है कि आपके सॉइल के अंदर पानी ही ना हो, सिर्फ एयर एयर हो, तो वो भी आपका टू फेस डायग्राम के अंदर ही आता है, और वो आपका यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे आपका एयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सॉइल है वो आपका ये है, मिक्सचर है, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, पता नहीं यार, जिन बच्चों का नहीं चल रहा है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, चल जाएगा। अब देखो, जब मैं बात करता हूं रेजिडुअल सॉइल की और ट्रांसपोर्टेड सॉइल की, तो रेजिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जिनकी प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट रॉक जैसी होती है। किसकी जैसी होगी? उनकी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट रॉक, क्योंकि जो सॉइल बनता है वो रॉक से बनता है। मतलब क्या है, जहां पे ये बने वहीं पर रहेंगे, हमेशा वहीं पे रहेंगे। लेकिन यदि मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्टेड सॉइल की, तो वो जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती हैं वो आपकी बह के जाती है, चाहे वो हवा से बह के जाए, चाहे वो आपके पानी से बह के जाए। तो क्या होगा, इसमें डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज काम करती हैं आपके सॉइल को बहाने के लिए। तो रेजिडुअल सॉइल क्या होती है? डिपॉजिट एट द ऑन प्लेसेस। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या होता है, जब हम वेदरिंग की बात करते हैं, वेदरिंग क्या होता है? वैसे वेदरिंग का मतलब ये होता है कि आपकी सॉइल के अंदर चेंजेस क्या हुए हैं। अब वो चेंजेस हो सकते हैं कि आपके मैकेनिकल लोड पे डिपेंड कर रहा हो सकता है कि वो आपके केमिकल लोड पे डिपेंड कर रहा हो, केमिकल इक्वेशंस पे डिपेंड कर रहा हो, केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड कर रहा हो। तो देखो क्या होगा, जब भी आपकी मैकेनिकल वेदरिंग होती है सॉइल का, सॉइल की जब भी आपकी मैकेनिकल वेदरिंग होती है तो वो आपके एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से होती है और टेम्परेचर की वजह से होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा आपकी मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल है, तो आप बोलोगे एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रोड्यूसेस एंड टेम्परेचर चेंजेस। दूसरा होता है आपके पास केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में होता है कि ऑक्सीडेशन हो जाए, कार्बोनेशन हो जाए, एक नया मटेरियल बनेगा। मतलब क्या है, मान लो सोयल में पहले जो प्रॉपर्टीज थी उसमें कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन बाद में ऑर्गेनिक मैटर आया और आपकी सोयल में डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स थे उनको खा गया और अपना घर बना लिया। तो अब सोयल आपकी ऑर्गेनिक हो गई, उसके अंदर स्मेल आ गई, तो मतलब क्या हो गया, दिस इज द केमिकल वेदरिंग का पार्ट होता है। उसके अंदर ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, कार्बोनेशन और एक न्यू मटेरियल बनता है। ठीक है, तो ये वेदरिंग का पार्ट है। तो जब भी हम आपके पहले तो क्या हुआ, पहले आपको समझ आया रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, फिर आपको समझ में आया कि जो चेंजेस होते हैं वो आपके वेदरिंग की वजह से होते हैं, चाहे वो आपके मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से हो, चाहे वो आपके केमिकल वेदरिंग की वजह से हो। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा कि बताओ वो कौन सी सॉइल होती है जो अपने प्लेस पे डिपॉजिट होती है, तो आप बोलोगे रेजिडुअल सॉइल। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, बेंटोनाइट क्ले इसका एग्जाम्पल होता है, बेंटोनाइट क्ले इसका एग्जाम्पल होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे। देखो, अब जो यहाँ पे हम टाइप ऑफ सोइल के बारे में पढ़ेंगे वो वे सोइल होंगी जिनमें आपके अब चेंजेस हो चुके हैं, चाहे वो आपके वेदर चेंजेस हुए हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज की वजह से चेंजेस हुए हो। तो हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। कौन सॉइल है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ठीक है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहला जो टाइप होता है वो आपका होता है लोकेस्ट्राइन सॉइल। लोकेस्ट्राइन सॉइल कौन सी होती है? जो आपके लेक के बेड पे बनेगी। पहली बात तो ये, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिस्पर्स स्ट्रक्चर होती है, और एक नाम आपने और सुना होगा, इसको हम बोलते हैं वेरविड क्ले। नाम सुना है क्या वेरविड क्ले? वेरविड क्ले क्या होता है? इसमें आपके सिल्ट और क्ले का ये लेयर होती है। क्या होती है? सिल्ट और क्ले की ऐसी लेयर होती हैं, इनको हम वेरविड बोलते हैं, और यही भी आपका लेकेस्ट्राइन सॉइल का ही पार्ट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बताओ वो सॉइल कौन सी होती है जो आपके लेक के बॉटम पे बनती है, तो आप बोलोगे लेकेस्ट्राइन। स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? डिस्पर्स स्ट्रक्चर। मतलब क्या होगा? फेस टू फेस ओरिएंटेशन होगा इनका, इनमें कोई फेस टू एज ये वाला ओरिएंटेशन नहीं है, ओनली दिस ओरिएंटेशन आपका यहां पे काम करेगा। ठीक है, बात करते हैं आपके पास लॉयस की। यहां पे एक लॉयस भी होता है और दूसरा आपका होता है यहां पे ड्यून सैंड भी होता है। कौन सा होता है? ड्यून सैंड। तो ये जो लॉयस और ड्यून सैंड है ये क्या होते हैं? जो आपका लॉयस और ड्यून सैंड होते हैं ये आपके इओलियन सॉइल का एग्जाम्पल होते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ इओलियन सॉइल। नाम सुना होगा आपने। इओलियन सॉइल वो होती है जो आपके विंड से बह के जाती है। मान लो क्या है, सॉइल में आपके पास क्या है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और जो उसकी ड्राई डेंसिटी है वो काफी कम है, तो सॉइल आपकी हवा के साथ बह के जा सकती है, तो उसी को हम इओलियन सॉइल बोलते हैं। एग्जांपल ध्यान रखेंगे, लॉयस होता है और आपका ड्यून सैंड होता है। ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे और इसमें मोंटोमोनाइट क्ले मिनरल्स भी पाया जा सकता है।
ठीक है, क्या हो सकता है, यदि आपका लॉयस होगा तो उसमें मोंटामोलनाइट पाया जाएगा, यदि ड्यून सैंड होगा तो उसके अंदर बेसिकली सैंड होंगे, उसके अंदर क्ले मिनरल्स नहीं होंगे। ये बात आप ध्यान रखें। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि किसके अंदर कोलैप्सिबिलिटी ज्यादा है, लॉयस के अंदर कोलैप्सिबिलिटी ज्यादा है या फिर ड्यून सैंड के अंदर। तो ध्यान रखें इस बात को, जो लॉयस होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, उसका ब्रिटल फेलियर हो सकता है और वहां पे कोलैप्सिबिलिटी ज्यादा होती है दैट्स कंपेयर्ड टू आपका ड्यून सैंड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका एक सॉइल होती है, उसका नाम बोलते हैं कोलोवियल सॉइल। नाम सुना होगा आपने, कोलोवियल सॉइल। कोलोवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो आपके ग्रेविटी की वजह से बह के जाती है। मान लो क्या है, ये आपका एक पहाड़ है और आपकी सॉइल, आपका जो रॉक है टूट गया और यहां पे जाके आपका बैठ गया, तो क्या है, ग्रेविटी से टूटा और बाद में डिफरेंट टाइप की वेदरिंग से उसमें चेंजेस हुए और वो सॉइल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बोलते हैं, उसी को हम कोलोवियल सॉइल बोलते हैं। ये आपका रॉक का डैब्रिस होता है, टैलुअस इसका एग्जाम्पल होता है और ये आपके ग्रेविटी की वजह से होता है। देखो इतने प्रिसाइज नोट्स दूंगा मैं आपको, बस ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा बात करेंगे माल्ट का। अब बात करेंगे माल्ट का। माल मेरे पास क्या होता है, माल मेरे पास मरीन ओरिजिन से बनती है। क्या बनेंगे, जो मेरे पास माल है वो मेरे पास मरीन ओरिजिन से बनेगी और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बताए, पूछेगा आपसे कि बताओ मैरीन सॉइल कौन सी होती है, तो नाम ध्यान रखेंगे कि वो क्या है, वो आपका माल सॉइल है। टफ क्या कौन सा होता है, जब आपके पास वोल्केनिक ऐश से ऐश निकलता है और क्या होगा, जब आपके पास वोल्केनिक ऐश निकलेगा तो बाद में वो सीमेंटेड हो जाता है। सीमेंटेड कैसे होगा, क्योंकि देखो क्या होता है, वोल्केनिक ऐश के अंदर जो पोज़ोलैनिक मटेरियल है उसके अंदर कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन लाइम के साथ मिक्स करके वो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है। तो जब वो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है तो वो बिहेव करता है एज अ सॉइल, इसको हम टफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टफ। अभी एग्जाम में ऐसे ही आ जाएंगे बच्चे, बोलेंगे बड़ा हार्ड पेपर आया भाई, टफ पूछ लिया है। ये क्या होता है, टफ तो पढ़े, टफ क्या है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप अपनी आंखें बंद करो और बताइए, मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चंस, जवाब देंगे। अभी रट के जाएंगे क्लास के अंदर सारा सारा। पहले मैं आपसे पूछूंगा, बताओ जो आपके पास ट्रांसपोर्टेड एजेंसी से जो सॉइल आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, उनको क्या बोलेंगे, उनको आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मैं पूछूंगा आपसे कि लोकेस्टाइन को सॉइल कौन सी होती है, तो आप बोलोगे आपके लेग के बेड पे बना और ये आपके पास क्या होगी, डिस्पर्स पार्टिकल्स रहेंगे और वेट क्ले भी इसका एग्जाम्पल होता है। दूसरा लॉयस सॉइल, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे। इओलियन सॉइल होगा, ड्यून सैंड भी उसका एग्जांपल होता है। लॉयस सॉइल के अंदर कोलैप्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ड्यून सैंड। बात करते हैं आपके पास कोलोवियल सॉइल, जो ग्रेविटी से हुए टैलुअस एग्जांपल है और ये आपके रॉक का डैब्रिस होगा, ठीक है। तीसरा हम मान करेंगे माल का। माल मेरे पास क्या है, जो आपके मरीन ओरिजिन से मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। टफ के अंदर क्या होगा, वोल्केनिक एश से बना होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कई बार सोयल के अंदर एसिड बहुत सारा बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपकी सोयल के अंदर एसिड आता कहां से। एसिड सोयल के अंदर आ सकता है कि आपने डिफरेंट टाइप के सीवेज का जो पानी है उसको डिस्पोज किया हो सोयल के अंदर। दूसरा, पानी के साथ भी बहुत सारे एसिड आपके पानी में घुल के मिट्टी में घुल जाते हैं, ठीक है। क्या बनेंगे, मिट्टी में घुल जाते हैं। यदि मिट्टी में घुल जाते हैं तो उसको क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉइल। यदि मुझे एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करना है, मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रेंथ को एनहेंस करना है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, हम उसके अंदर लाइम स्टोन को मिला देते हैं एज अ अमेंडमेंट। मतलब क्या करेगा वो ये क्या है, ये एसिडिक, ये एल्कलाइन, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल बन जाएगा और सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी एनहेंस हो जाती है, ठीक है। जब आप इसको रिक्लेम करते हैं तो आपको ऐसे सोइल, इसके ऊपर ऐसी क्रॉप को उगाना पड़ेगा जिसमें सोइल आपके एसिडिक ना रहे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताओ एसिडिक सोइल को रिक्लेम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हम लाइमस्टोन यूज करेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सर जिप्सम एज एन अबेंडमेंट किसके लिए होता है, जब आपकी जो सॉइल होती है वो आपकी अल्कलाइन सॉइल है तो जिप्सम को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिप्सम को ऐड कर देंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। CH4 तो होता है, कैल्शियम सल्फेट होगा वो, तो वहां उसको ऐड करेंगे जब आपकी सॉइल ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सब कर दोगे ना, जल्दी बोलो क्विकली। और कोई सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं क्या, हिंदी मीडियम वाले, तो यदि आपको लगता है कि मैं थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा बात कर रहा हूं तो आप मुझे टोक देना है कि सर थोड़ा सा हिंदी में बोल दीजिए, है ना, क्योंकि एग्जाम सबके लिए बराबर है। ये बात ध्यान रखना, कट ऑफ बनेगी तो सबके लिए बराबर रहेगी। चलिए अब बात करते हैं, आपके पास बेंटोनाइट की बात करता हूं। जो ये बेंटोनाइट होता है ये आपके वॉल्केनिक ऐश से बनता है, पोंटेनाइट।
बेंटोनाइट क्या होगा, ये आपकी स्पेलिंग गलत है, दिस इज कॉल्ड द वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनिक ऐश से बनेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्ले मिनरल्स पाया जाता है। क्या बना जाएगा आपका, क्ले मिनरल्स पाया जाएगा। बेसिकली डिफरेंट टाइप के क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो आपका होता है मॉन्ट मोइलोनाइट। मतलब बेस्ट क्या, बेस्ट क्यों बोला हूं मैं इसको, इसलिए बोला हूं बेस्ट क्योंकि ये आपके बेंटोनाइट के लिए बेस्ट है। डिफरेंट टाइप के क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आपका इलाइट हुआ, कैलोनाइट हुआ और मॉन्ट मोइलोनाइट हुआ। यहां पे क्या होगा, यहां पे जो आपके पास मॉन्ट मोइलोनाइट क्ले मिनरल्स होता है, इसके अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कैसे काम आएगा, जब भी आप अपने अपने मड को, अच्छा सर मैं हूं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो भी कोई दिक्कत होगी तो आप बता देना। देखो क्या होगा, जब भी मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास क्या है, मेरे पास एक हार्ड मड है और मुझे उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बेंटोनाइट के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। कैसे बेस्ट होती है, देखो ऐसे बेस्ट होती है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक मड है, इस मड के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, ये क्या होंगे, ऐसे ऐसे क्रैक्स होंगे। तो जब ये ऐसे ऐसे क्रैक्स होंगे तो इन क्रैक्स के अंदर हम आपके बेंटोनाइट क्ले को, जो बेंटोनाइट क्ले होगी उसका एक स्लरी होता है, मतलब क्या है, पानी का जैसा घोल है, उसके अंदर बेंटोनाइट को मिलाएंगे और मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देंगे तो फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्रैक बने हुए हैं उसके अंदर इसको फिल कर देते हैं। फिल कर देंगे, सब जगह मैंने इसको फिल कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सब जगह मैंने इसको फिल कर दिया। अब क्या होगा कि जब हम इसको फिल करते हैं तो अब यहाँ पे जो बेंटोनाइट क्ले है उसके अंदर मोंटोमोलिनाइट क्ले मिनरल्स पाया जाएगा और उसके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी। तो क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे क्रैक बन जाएंगे, क्रैक बन जाएंगे तो ये जो मड है ये टूट जाता है और इसको मड को तोड़ने में काम आता है। तो बेंटोनाइट क्ले इज यूज फॉर द मड ब्रेक। ठीक है, तो मड को ब्रेक करने में ये आपका काम आएगा, ये बात आप ध्यान रखें। अब एक नाम और सुना होगा आपने जो आजकल आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है आपका कॉमुलस सॉइल। कौन सी होती है, जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं उनको हम कॉमुलस सॉइल के नाम से जानते हैं। इसमें भी आपके डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे आपका पीक होता है, दिस इज नॉट पीक, दिस इज पीट। ठीक है, और दूसरा आपके पास तो कौन सा होता है, मक होता है। तो जो पीट होती है वो आपके पास 100% ऑर्गेनिक रहेगा, इसके अंदर फाइब्रस रहेगा और कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, देखो जब भी आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक सॉइल को कैसे पहचानेंगे, तो ऑर्गेनिक सॉइल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये आपका डार्क इन कलर होगा और इसके अंदर स्मेल आएगी। मिट्टी के अंदर यदि स्मेल आ रही, समझ जाना कि क्या है, ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर आए हैं, कुछ वेजिटेशंस इनको खा गए हैं और यहाँ पे स्मेल है। ठीक है, और यदि इनके अंदर स्मेल होती है तो क्या होगा, इनके अंदर बहुत ज्यादा वॉइड्स पाए जाएंगे और कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। तो इसलिए क्या होता है, इसीलिए पीट को हम इंजिंग सॉइल में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी और फाइब्रस है, तो ये आपके लोड को झेल नहीं पाएंगे और इनको हम इंजिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। जबकि मैं बात करता हूं मक की, तो मक मेरे पास क्या होता है, ये आपका जहां पे क्या होगा सरफेस पे, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेनिक सॉइल है और ऊपर वाले पार्ट में इनऑर्गेनिक सॉइल है। तो क्या होता है, ये आपके पार्शियली ऑर्गेनिक सॉइल होती है, दिस इज अ पार्शियली ऑर्गेनिक सॉइल, और ये आपका डिकम्पोज होती है किससे, ऑर्गेनिक मैटर से डिकम्पोज होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है, यहां पे कुछ और एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे जिनके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछेगा आपसे कि मरीन डिपॉजिट है, तो मरीन डिपॉजिट मेरे पास है, तो बताओ सॉइल की स्ट्रेंथ कैसी होगी। अब देखो मरीन डिपॉजिट पे सॉइल जो होती है वो मार्ल होती है, मार्ल सॉइल कौन सी होती है, उसकी स्ट्रेंथ काफी कम होगी और कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर उस पर काम कर जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो एल्गी का ग्रोथ हुआ वो भी तो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी होगा। तो क्या होगा, यहां पे जो सॉइल होती है उसकी शेयर स्ट्रेंथ काफी कम होगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा हम बात करते हैं लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल का आपने नाम सुना होगा। लैटेराइट सॉइल में भी क्या होता है, आपको इट इज नॉट यूज फॉर द इंजिंग पर्पस, इंजिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, ये भी आपको पता है। क्यों यूज नहीं करते हैं हम इसको, क्योंकि देखो क्या होगा कि ये क्या करेगा, इसमें आपके आयरन ऑफ ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम होते हैं। अभी जो आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम होते हैं और आयरन होते हैं, इसके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आ जाती है, आ जाएगी, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसके अंदर
कोलैप्सिबिलिटी करना इतना आसान नहीं होता है, ये आपके स्लोप को मेंटेन कर सकता है। कई जगह बुक के अंदर आंसर गलत दे रखा है कि आपको बोला गया कि बताओ कि इनमें से किस सोइल के अंदर कोलैप्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। वहां पे जो आंसर रहेगा वो आपका लोएस्ट रहेगा, लैटेराइट नहीं रहेगा। लैटेराइट के अंदर कभी भी कोलैप्सिबिलिटी होने के चांसेस नहीं बनते हैं, क्योंकि स्लोप को मेंटेन करता है, क्योंकि जो ये आपके पास आयरन और एल्यूमिनियम है ये मेंटेन करते हैं आपके स्लोप को, और ये इसको बाहर नहीं निकलने देंगे, ये इसको टूटने नहीं देंगे, ब्रिटल फेलियर नहीं होने देंगे आपके सोइल के अंदर। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। ये अब बताओ कि इस वाले टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट्स ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी पूछिए। हाँ, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो यूज करेंगे, खैर सर वो इसलिए होता है, चलो बढ़िया है यार। जितने क्वेश्चन बन सकते थे जितने मैंने देखे हैं, मतलब जहां भी देखा है मैंने क्वेश्चंस, मैंने उस पर बना दिए हैं क्वेश्चंस आपको, और आपको ये बस याद करने हैं। जितना अच्छे से याद कर जाओगे उतने नंबर आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। बस ये ना हो कि क्वेश्चन इनको लगाने के बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक, ज्यादा से ज्यादा, फिर क्वेश्चन अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। बोलिए, कोई डाउट है इसमें? जल्दी जल्दी बोलो, चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। अब देखो बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। जब मैंने सोयल की बात की है तो पहला क्या होगा, पहला आपका होता है कौन सा, क्विक क्ले होता है। अब क्या होता है सेंसिटिविटी, वो तो हम पढ़ेंगे आगे, वैसे आप पढ़ चुके हो सेंसिटिविटी क्या होती है। अनडिस्टर्ब्ड जो आपके पास अनकंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और डिस्टर्ब होती है, उनका रेशो होता है क्या, आपका सेंसिटिविटी। अब जो सेंसिटिविटी जो क्विक क्ले होगी उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो 15 से ज्यादा होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो फैट क्ले होगा, एक क्या होता है, दो तरह की क्ले होती है, एक को हम बोलते हैं फैट क्ले, एक को हम बोलते हैं स्टिफ क्ले। जो आपके पास फैट क्ले होगा वो क्या होती है, उसमें हाई वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट होती है, मतलब क्या है, पानी को ज्यादा रिटेन कर सकता है। जबकि जो स्टिफ क्ले होता है उस स्टिफ क्ले के अंदर पानी की रिटेंटिविटी काफी कम होती है, इसीलिए उसकी जो अनकंप्रेसिव या ऐसा बोल सकते हैं अनकन्फाइंड जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वो आपका 100 से लेके 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच में हो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछाता है, बताओ कि जो स्टिफ क्ले होता है उसके अंदर जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 100 से लेके 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, बताओ कि जो आपके पास क्विक क्ले है उसमें सेंसिटिविटी क्या होती है, 15 से ज्यादा होती है। फैट क्ले में क्या होगा, आपका लिक्विड लिमिट बहुत ज्यादा होती है। एक और एग्जांपल आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं फिजर्ड क्ले। ये फिजर्ड क्ले क्या होती है, फिजर्ड क्ले का मतलब ये होता है कि आपने अपने सोयल के अंदर से इतना पानी को बाहर निकाल दिया है कि पानी आप अब जो सोयल है वो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, उसको आप तोड़ नहीं पाएंगे, उसके अंदर क्रैक है लेकिन आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे, इसको हम बोलते हैं फिजर्ड। क्या बोलेंगे इसको हम आपका फिजर्ड क्ले बोलते हैं। डीप क्रैप होते हैं व्हेन ड्राई और लायबल टू स्लिप फेलियर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सोइल आपका पूरा ऐसे पार्ट में फेल नहीं होगा, ऐसा पूरा जो सोइल है वो पूरा सोइल फेल नहीं होगा, इसमें कुछ कुछ पार्ट आपका सोइल फेल कर सकता है, कुछ पार्ट आपका सोइल फेल कर सकता है, जहां पे भी सोइल की जो शेयर स्ट्रेंथ रहेगी वो कम रहेगी और जो उस पे ऊपर से शेयर स्ट्रेस आ रही है वो ज्यादा आ रही है, तो सोइल आपका स्लिप में फेल कर सकता है। तो फिजर्ड क्ले के ऊपर क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ जो फिजर्ड क्ले होती है वो क्या होती है। तो डीप क्रैक होगा, यदि आप ड्राई करेंगे, आपने ड्राई बहुत ज्यादा कर दिया, सोइल आपकी सॉलिड की फॉर्म में हो गई, इसमें हो गई सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, अब उसको तोड़ना आसान नहीं है, ओनली स्लिप फेलियर आपका होता है इसके अंदर सोइल में आपके पास शेयर स्ट्रेस का फेलियर नहीं होगा। शेयर स्ट्रेस का जो फेलियर है वो होने के चांसेस कम है, लेकिन स्लिप फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। पीडीएफ जो मिल जाएगी वो आपको मैं हर क्लास का दे दूंगा, टाइम टू टाइम जितना पढ़ाऊंगा उतना मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। चलिए, पास में सभी को, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि हम आपकी सोइल तो आपने पढ़ लिया कि सोइल ये होता है, ट्रांसपोर्टेड सोइल ये होता है, रेजिडुअल सोइल ये होता है। अब लेकिन यदि मैं बात करूं, यदि मैं आपके साइज ऑफ पार्टिकल पे बात करूं, यदि ये साइज होता है सोइल का तो ये पार्टिकल साइज रहेगा, तो सोइल को आप ये बोलते हैं। तो क्या होगा, इसके वो हम बोलते हैं कि आपके सोइल का क्लासिफिकेशन क्या है। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है, ये क्या है सर, देख रहे हो आप टेबल पूरा पूरा, तो क्या है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम क्या करेंगे, उसमें सॉइल के पार्टिकल साइज पे काम करते हैं, हम आपके सॉइल के पार्टिकल साइज पे काम करेंगे।
चलिए देखो मैं बात करता हूं यहाँ पे आपने नाम देखे होंगे तो डिफरेंट टाइप के सोयल के नाम आपको लिख रहे होंगे, दिख रहा है आप सभी को? बाउल्डर लिखा हुआ है, कोबल लिखा हुआ है, कोर्स फाइन कोर्स, मीडियम फाइन सिल्ट और क्ले। तो ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के सोयल को स्पेसिफाइड करते हैं। ऐसे आपको मैंने जो याद करवाया था वो याद करवाया था ऐसे, यदि साइज आपका 300 mm से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे उसको हम बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड कोबल, और सॉरी दिस इज कॉल्ड बाउल्डर। क्या बोलते हैं इसको हम बाउल्डर बोलते हैं। यदि आपका जो साइज है वो आपका 300 mm से 80 mm के बीच में रहेगा तो उसको हम आपका कोबल बोल देते हैं, ठीक है। अब यदि मेरा 80 mm से लेके आपका 4.75 mm रहेगा, ठीक है, 80 mm से लेके मेरे पास 4.75 mm रहेगा तो हम उसको बोलते हैं ग्रेवल, ठीक है। 4.75 mm से लेके आपका 75 माइक्रोन रहेगा तो उसको हम बोल देते हैं सैंड। अब 75 माइक्रोन से यदि आपका 2 माइक्रोन रहेगा तो उसको हम बोल देते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड सिल्ट। और यदि आपका लेस देन 2 माइक्रोन रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्ले। ये आपने पढ़ा था क्या सभी ने? ये जब भी हम आपके साइज को क्लासिफाइड करते हैं कि कौन सा टाइप का सोयल रहेगा तो ये इस टाइप पे डिपेंड करता है कि बाउल्डर्स क्या होगा, कोबल्स क्या होगा, ग्रेवल क्या होगा, सैंड क्या होगा, सिल्ट क्या होगा और मेरे पास क्ले क्या होगा, ठीक है। तो यही मैंने इसको ऐसे लिख दिया है बस, और मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इसको ऐसे लिखा। अब देखो क्या होता है जब मैं 4.75 mm से की बात करता हूँ कि 4.7 mm पे मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके 3 टाइप के होते हैं। 4.75 mm से आपका 2 mm, 2 mm से लेके आपका 0.425 mm, 0.425 mm से लेके आपका 75 माइक्रोन, ठीक है। तो जो सैंड होती है वो भी आपके पास क्या होगा, हाँ वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। यदि उनके पास टाइम लगा तो वो भी पढ़ाएंगे। चलो अब देखो क्या होगा यहाँ पे मैंने आपके 3 पार्ट पे काम किया। तो जो मेरे पास 4.75 mm का सीव था इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कोर्स सैंड, दिस इज कॉल्ड कोर्स सैंड। इसको हम बोलते हैं मीडियम सैंड और इसको हम बोलते हैं आपका फाइन सैंड। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा बताओ फाइन सैंड जो होती हैं उनका क्या आपका पार्टिकल साइज होता है। तो आप लिखेंगे 425 माइक्रोन से लेके आपका 75 माइक्रोन के बीच में होता है। क्ले का साइज पार्टिकल क्या होगा, लेस देन 2 माइक्रोन। या फिर पूछे आपसे बताओ जो सैंड का पार्टिकल साइज होता है वो कितना होता है। अब सिल्ट का तो कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया है, इस सिल्ट का जो है वो आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे ये क्या क्या है। तो ये जो मैंने पूरा पूरा बनाया है आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। वो तो मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। तो आप लिख सकते हैं भाई 300 mm तो ये है मेरे पास, 3 से मेरे पास 80 ये है। अब क्या होगा इसमें मेरे पास क्या होगा, कोर्स फाइन, ग्रेवल के केस में भी मैं कोर्स फाइन पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या होता है 82 जो मैंने लिखा है 4.75 mm लिखा हुआ है तो 80, यहाँ पे 80 मेरे पास तो है ही, ये 20 और ये आपका 4.75। ग्रेवल में भी क्या होता है, ग्रेवल में भी मेरे पास क्या होगा, कोर्स ग्रेवल और फाइन ग्रेवल पे मैं काम कर सकता हूं। ये पूरी टेबल आपको क्लियर है या नहीं है, बोलिए, जल्दी बोलेंगे, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां पे जो मैंने ये वाला यहाँ पे जो स्पेस दिखाया है वो स्पेस मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि यदि आप इससे इधर जाओगे तो सॉइल आपको फाइन ग्रेन सॉइल मिलेगी। क्या मिलेगी, फाइन ग्रेन सॉइल मिलेगी। और यदि आप इससे इधर जाएंगे तो आपको कोर्स ग्रेन सॉइल मिलेगी। क्या मिलेगी, कोर्स ग्रेन सॉइल। ये बात आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सब कर दोगे ना क्विकली। चलो मैं पूछता हूं किसी से पूछूं क्या, यहाँ पे पूछूं क्या किसी से, जवाब देंगे। चलो मैं लक्ष्मी से ही पूछ लेता हूं। तो लक्ष्मी जी ये बताइए कि जो आपका ग्रेवल है उस ग्रेवल में यदि मेरे पास फाइन ग्रेवल है तो उस पार्टिकल साइज क्या होगा, फाइन ग्रेवल का पार्टिकल साइज क्या होगा, फाइन ग्रेवल बोलिए। फाइन ग्रेवल का पार्टिकल साइज बोल दीजिए एक बार, कोई भी बच्चा बता दीजिए। फाइन ग्रेवल
4.75 और 20 से 4.75, ठीक है। 4.75 से बड़े तो होते ही है, लेकिन फाइन ग्रेवल का जो साइज रहेगा, ये किसी ने बताया, बढ़िया, अजय ने बताया और उपेंद्र ने बताया, तो 20 से लेके 4.75 mm का जो साइज रहता है वो आपका फाइन ग्रेवल रहेगा। अब देखो क्या होता है, यदि मैं आपके पास कोर्स ग्रेन सोइल, मैंने आपको बताया कि जिनका पार्टिकल साइज आपका 75 माइक्रोन से बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, वो सब आपके कोर्स ग्रेन में आएंगे, और जो छोटे पार्टिकल साइज होंगे वो आपके फाइन ग्रेन में आएंगे। फाइन ग्रेन में बेसिकली सिल्ट आता है और क्ले आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, यदि मैं आपके कोर्स ग्रेन सोइल का क्लासिफिकेशन करूं तो मैं कैसे करूंगा, थोड़ा पानी दिला देंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखें इस बात को, मैं लिखता हूं यहां पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है वो हम कैसे करेंगे। अब ये जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, ये किस बेसिस पे कर रहा हूं, तो इट इज बेसिस ऑन, बोलता हूं इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ फाइंस, ठीक है। दो क्या होता है, अब कोर्स ग्रेन के जो पार्टिकल्स हैं, सर किस बुक से प्रैक्टिस करें, यूपीटी प्लस की यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप जो आपका यूथ की बुक आती है ना, ए वाली, नॉट द जे वाली, ए वाली जो बुक आती है, उसमें जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं रिसेंटली, उस पर आप काम कर सकते हैं। मुझे सबसे बेस्ट वे लगता है, यदि आपको कुछ कुछ आंसर कल दे रखे हैं उसमें, तो मैं आपको करवा वही रहा हूँ जो आपके यूट्यूब पे करा रहा हूँ, उससे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस उससे होगी, ठीक है। सर भाई भी सिरिंजिंग सीख रहा है, चलो बढ़िया है भाई। चलो देखो यार ध्यान से, जो मेरे पास क्लासिफिकेशन होगा, यदि मैं कोर्स ग्रेन सोइल का क्लासिफिकेशन करता हूं तो मैं परसेंटेज फाइंस पे काम क्यों कर रहा हूं। देखो क्या होगा, कोर्स ग्रेन सोइल को जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे, जो मेरे पास ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इस सॉलिड पार्टिकल्स में वॉइड्स बड़े बड़े होंगे। अब इन वॉइड्स के अंदर कहीं ना कहीं जो फाइंस होंगे वो भर जाएंगे आके, क्या होंगे, फाइंस यहाँ पे आके भर जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इन फाइंस पे काम करना है। तो बेसिकली क्या होता है, अब हम जो बात करेंगे यहाँ पे वो परसेंटेज फाइंस पे काम करेंगे कि जो परसेंटेज फाइंस है वो कितना है, टोटल जो आपका वेट है सॉइल का उसमें कितना परसेंटेज आपका फाइंस अवेलेबल है, हम इस पे काम करेंगे। जैसे क्या होता है, यदि मैं इसको क्लास करूं तो फर्स्टली हम लिखेंगे इफ फाइंस इज लेस देन 5%, यदि आपके जो फाइंस हैं वो 5% से कम है, 5% से कम है, तो क्या होगा, इसमें आपका जो सॉइल होगी या तो वो ग्रेवल होगी या फिर आपका जो सॉइल होगी वो आपका सैंड होगा, ठीक है। दो, क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी आपके जो फाइंस होते हैं वो 5% से कम होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल का कोई भी अफेक्ट नहीं है आपकी सॉइल के ऊपर। 5% से ज्यादा रहेंगे तो हम बोलेंगे अफेक्ट होगा, कम रहेगा तो हम बोलेंगे अफेक्ट नहीं होगा, ओनली ग्रेवल और ओनली सैंडी सॉइल आपका बनेगा। और ग्रेवल और सैंडी में भी दो तरह की सॉइल आपकी बनती है, नाम आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, एक को हम बोलते हैं आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल, एक को हम बोलते हैं आपके वेल ग्रेडेड सैंड, दिस इज कॉल्ड वेल ग्रेडेड सैंड। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल और वेल ग्रेडेड सैंड पे हम यहाँ पे काम करेंगे। दूसरा, जैसे मैं पास सैंड की बात करूंगा तो सैंड में भी मेरे पास दो टाइप की सॉइल होगी, या तो मेरे पास वेल ग्रेडेड सैंड होगा या मेरे पास पुअरली ग्रेडेड सैंड होगा। देखो क्या होता है, इसको हमेशा आप यहां से पढ़ते हैं, जहां पे डब्ल्यू का मतलब वेल ग्रेडेड, पी का मतलब पुअरली ग्रेडेड, एस का मतलब सैंड और जी का मतलब ग्रेवल होता है। अब ये जो आपके पास वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेड होता है, इसका क्या मतलब होता है, देखो जब भी मैं सोयल की बात करता हूं तो सोयल के अंदर आपको ग्रेडेशन चेक करना पड़ेगा कि सोयल में जो आपके डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हैं उनका ग्रेड कैसा है, किस ग्रेडेशन पे वो काम कर रहे हैं। तो यहां पे ध्यान सुनो कि जब हम आपके वेल ग्रेड की बात कर रहे हैं और पुअर ग्रेड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से, एक होता है आपके पास, यहां तो मैं लिख नहीं सकता, यहां लिख देता हूं, एक मेरे पास होता है क्या, एक हम बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी कॉफिशिएंट, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी कॉफिशिएंट, जिसको मैं
आपका Cu बोलता हूं, ये आपका d60/d10 होता है। दूसरा जो मेरे पास एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर Cc, इसको हम बोलते हैं d30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय d60 इंटू d10। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने क्या बताया, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट आपको पार्टिकल साइज की रेंज बताता है कि आपका जो पार्टिकल्स आपने डाले हैं आपके सोल के अंदर उनकी रेंज क्या है, और जबकि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपके ग्रेडेशन को बताता है कि ग्रेड का कैसा है, पुअरली ग्रेड में ग्रेडेशन कैसा आ रहा है, आपके पास क्यूबिकल पार्टिकल्स हैं, आपके पास एंगुलर पार्टिकल्स हैं, तो उनका ग्रेडेशन कैसा है उस पर काम करते हैं। तो ऐसा देखा गया जब आपके Cu की वैल्यू 4 से ज्यादा है और Cc की वैल्यू आपकी 1 से लेके 3 के बीच में लाई कर रही है, तो हम बोल देते हैं कि मेरे पास क्या होगा, जो सॉइल होगी वो आपकी वेल ग्रेडेड होगी। क्या होगी? वेल ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड क्या होगी? पुअरली ग्रेडेड क्या होगी? अदरवाइज ये होगी, अदरवाइज ये होगी। तो जब भी आपके Cu की वैल्यू 4 से बड़ी आती है तो हम बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड द, क्या बोलेंगे इसको हम बोल देते हैं कि मेरे पास क्या रहेगी, ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल रहेगा। दूसरा, यदि मैं आपके पास सैंड की बात करता हूं तो सैंड में भी आपको Cu चेक करना पड़ेगा। तो ये जो Cu यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू 6 से बड़ी होगी और Cc की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 3 के बीच में होगी, वरना अदरवाइज ये होगा, अदरवाइज ये होगा। तो जब भी आपको सोइल को क्लासिफाई करना होता है तो आपका फाइंस को पहले चेक करो कि जो फाइंस है वो कितने हैं। क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिखा होगा कि आपके यदि फाइंस 5% से कम है तो बताओ किस टाइप के सिंबल आपके सोइल के अंदर बन सकते हैं। तो आपके सोइल के अंदर 4 टाइप के सिंबल बन सकते हैं, चाहे वो आपके सैंड के बने चाहे वो आपके ग्रेवल के बने। तो वैसे तो 2 टाइप की सोइल बनती हैं, ग्रेवल और सैंड, और उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, या तो वो आपका वेल ग्रेड ग्रेवल बनेगा या वो आपका पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल बनेगा। ऐसे क्या बनेगा, आपका वेल ग्रेड सैंड बनेगा और पुअरली ग्रेड सैंड बनेगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? बोलिए। बातें बताइए जल्दी से, समझ में आ गई किस किस को? मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने में? क्वेश्चन लगाएंगे तो और मजा आएगा फिर। देखो, अब यदि मैं बोलता हूं कि इफ फाइंस इज ग्रेटर देन 12%, अब यदि आपके जो फाइंस हैं वो आपके 12% से ज्यादा है, तो 12% ज्यादा है तो अब एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पे जो सॉइल होगी उसमें क्या होगा, उसमें जो क्ले फ्रैक्शन होगा वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि फाइंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। फाइंस बहुत ज्यादा हो गए हैं तो बेसिकली आपका बनता तो कौन सा ही है, बनता तो आपका ग्रेवल है, कि क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है तो बनेगा तो आपका ग्रेवल और सैंड ही। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, तो ये जो ग्रेवल और सैंड है ये आपके क्ले का पार्ट बनेगा। कैसे कैसे बनेगा क्ले का पार्ट? ये या तो ये आपके पास, या तो ये आपके पास सिल्टी ग्रेवल बनेगा या फिर ये आपके पास क्लेई ग्रेवल बनेगा। ठीक है, सैंड में भी या तो ये आपके पास सैंडी ग्रेवल बनेगा या फिर ये आपके पास क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड, या इसको मैंने क्या लिख दिया, ये ठीक है, ये आपके बनेंगे। दिख रहे हो आप सभी? तो जब भी आपके जो फाइंस होंगे वो 12% से ज्यादा होते हैं तो आपका जो क्ले फ्रिक्शन होता है वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो सॉइल अब आपकी वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेड पे आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको काम अब सिल्ट और क्ले पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? सिल्ट और क्ले पे काम करना पड़ेगा। तो सिल्ट और क्ले में भी क्या होगा, ग्रेवल और सैंड तो मेरे पास कोर्स ग्रेन सॉइल तो है ही, तो रहेगी तो कोर्स ग्रेन सॉइल ही। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जो ग्रेवल रहेगा या तो वो जीसी होगा या फिर जीएम होगा, फिर यहां पे या तो आपका एससी होगा या फिर एसएम होगा। ठीक है, ये 2 बनेंगे। अब ये जो आपके पास जीएम और जीसी बना, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है आपके प्लास्टिड इंडेक्स पे। यदि आपका जो प्लास्टिड इंडेक्स है, यदि आपका जो प्लास्टिक इंडेक्स है आईपी, उसकी वैल्यू 4% से कम है
तो हम बोल देते हैं कि आपका जीएम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? जीएम बनेगा। और यदि आपके आईपी की वैल्यू 7% से ज्यादा है तो आपका क्ले बनेगा। ठीक है भाई, ग्रेवल और सैंड को तो हम चेक कर लेंगे परसेंटेज से कि भाई 50% का जो फ्रैक्शन है, 50% से ज्यादा जो फ्रैक्शन है वो कहां पे रुक रहा है। अब ये चेक करना है कि जो सिल्ट होगा या क्ले होगा वो आपके आईपी पर डिपेंड करेगा। यदि आईपी की वैल्यू 7% से ज्यादा है तो क्ले बनेगा, 7% से कम है, 4% से कम है तो सिल्ट बनेगा। ऐसा ही इसमें है। ठीक है सभी को। अब जो थर्ड पार्ट है वो है आपका ये वाला कि इफ फाइंस आर बिटवीन 5 to 12%। अब यदि जो आपके फाइंस हैं वो आपके 5 से, क्वेश्चन को चीर देंगे, चीरना नहीं है भाई क्वेश्चन को, तो चलो क्वेश्चन पेपर ही फाड़ दिया इन्होंने। चलो, इफ फाइन्स आर बिटवीन 5 to 12%, यदि आपके जो फाइन्स होंगे वो आपके 12% से ज्यादा होंगे तो बताओ आप कैसे करूंगा। देखो आपको पता है 5% से कम पे आपके वेल ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड पे हम काम कर रहे हैं, पुअरली ग्रेडेड पे हम काम कर रहे हैं, और आपके 12% से ज्यादा पे हम आपके सिल्ट और क्ले पे काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आपका जो फ्रिक्शन है फाइन्स का वो 5 से 12% के बीच में है तो अब आपके ड्यूल सिंबल होंगे। क्या होंगे? ड्यूल सिंबल, दोहरा सिंबल हम यहां पे काम करेंगे, दोहरे सिंबल पे हम यहां पे काम करेंगे। मेरी बात समझ में आई सभी को? कैसे लिखते हैं फिर इसको? हम इसको ऐसे लिखते हैं यहां पे कि या तो आपका ग्रेवल रहेगा या सैंड रहेगा। हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल है और क्ले ग्रेवल है, हम ऐसे बात करते हैं। तो क्या करेंगे, या हम ऐसा बोलेंगे कि मेरे पास वेल ग्रेडेड सैंड है और या मेरे पास क्ले सैंड है। तो क्या होगा? ड्यूल सिंबल पे काम करना पड़ेगा। जब भी आपके जो फाइन्स रहेंगे वो 5 से 12% के बीच में रहेंगे तो आपको ग्रेडेशंस पे भी काम करना पड़ेगा, सॉरी ग्रेडेशंस पे भी काम करना पड़ेगा, और आपको साथ में सॉइल के जो फाइन्स है उन पे भी काम करना पड़ेगा कि यहां पे मेरे पास क्या है, क्ले है या मेरे पास यहां पे सिल्ट है। ठीक है, बोलिए पास में सभी को। जैसे यहां पे आपका हो सकता है कि ये आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो जाए और यहां पे आपके सिल्टी ग्रेवल हो जाए। ठीक है, तो ये आपके ऐसे ऐसे बहुत सारे ड्यूल सिंबल बन सकते हैं। इतनी बातों में किसी को दिक्कत है तो एक बार ध्यान से देख लो इसको कि कैसे कैसे काम करेगा। तो पूरा जो क्लासिफिकेशन है सोयल का वो एक चार्ट के अंदर खत्म। ये आपके शॉर्ट नोट्स बन गए हैं बेटा, दिस इज योर शॉर्ट नोट्स। समझ रहे हो मेरी बात? ये आपके शॉर्ट नोट्स बन गए हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि यदि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सोइल आप कर रहे हैं और फाइन्स की वैल्यू 5 से 12% के बीच में है तो बताओ क्या सिंबल बनेंगे। तो दिस इज ड्यूल सिंबल। ठीक है, और ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा यदि बना तो, यदि यूपी प्लस ने दिया तो फिर आपका ये 5 से 12% पे आपके पास ये सिंबल बन जाएंगे। अब चुप बैठे हैं बालक। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पूछूं एक से सबसे। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, किससे पूछूं? जगदम्बा बता दीजिए, जगदम्बा राम। तो राम जी आप बताइए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि यदि मैं जो फाइन्स हैं, मेरे पास एक सिंबल बन रहा है एसएम और एससी, मेरे पास एक सिंबल बन रहा है एसएम और एससी सिंबल बन रहा है। तो जब भी मैं आपके कोर्स ग्रेन सोयल का क्लासिफिकेशन करूंगा, कोर्स ग्रेन सोयल का क्लासिफिकेशन करूंगा, तो मेरे जो फाइन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? दिस इज, मेरे जो फाइन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? दिस इज लेस देन 12%, ग्रेटर देन 12%, और 5 to 12%, और लेस देन 5%।
ये आपके ऑप्शन है, बताइए। बोलिए क्या लिखा हुआ मेरा, मेरे पास जो सॉइल बन रही है वो एसएम और एससी बन रही है, एसएम और एससी। तो मुझे बताओ कि मेरा जो कोर्स ग्रेन सॉइल का जब क्लस्टरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो परसेंटेज फाइन्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? लेस देन 12%, ग्रेटर देन 12%, 5 से 12% और लेस देन 5%। बोलिए। सी, 5 से 12%। बोलिए। अरे 5 से 12% तब बनता है इसके, जब भी आप 5 से 12% पे काम करेंगे तो ये ड्यूल सिंबल नहीं है, दिस इज नॉट ड्यूल सिंबल। ड्यूल सिंबल हम तब बोल सकते हैं जब सोइल में आपके पास एक तो वेल ग्रेडेड हो, ठीक है, और साथ में फाइन ग्रेन सॉइल भी हो। क्या हो? फाइन ग्रेन सॉइल भी हो। यहाँ पे ड्यूल सिंबल नहीं है तो सैंड ही है, बस क्या है, सैंड है और सिल्ट है और क्ले है। तो ये जो आपके पास एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल है जब आपके पास जो फाइन्स होंगे वो आपके 12% से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो सैंड में दो पार्ट बन सकते हैं, सैंड में भी दो पार्ट बन सकते हैं, क्या? या तो आपका सिल्ट बनेगा, सिल्टी क्ले, सिल्टी सैंड, या फिर आपका क्ले सैंड बनेगा। और ये फाइन्स आपके 12% से ज्यादा होंगे तभी हम काम कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप समझ जाओ ना कि ड्यूल सिंबल तभी यूज कर सकते हैं आप जब आपके पास ये बने, जब आपके पास ये बने, क्या बने आपके पास? क्ले सैंड बने और वेल ग्रेड भी आना चाहिए साथ में। क्या आना चाहिए? वेल ग्रेड भी साथ में आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या यहाँ पे आ रहा था वेल ग्रेड? कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा कान खुले रखेंगे अपने, आंखें भी खुले रखेंगे, उससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्या है, ये तो आपके पास क्या हो गया, ये तो आपके पास क्लासिफिकेशन हो गया किसका? कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं मेरे पास, यदि मेरे पास जो सॉइल है वो आपका फाइन ग्रेन सॉइल है। कौन सी सॉइल है? फाइन ग्रेन सॉइल। तो उसको मैं कैसे क्लासिफाइड करूंगा? तो जो मेरे पास फाइन ग्रेन सॉइल है, यदि मुझे उसको क्लासिफाइड करना है फाइन ग्रेन सॉइल, तो उसमें आपका जो सीव एनालिसिस है वो काम नहीं करता है। क्या करेगा वो आपका काम नहीं करता है, सीव एनालिसिस आपका काम नहीं करेगा। तो फाइन ग्रेन सॉइल में जो वाटर कंटेंट है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। क्या करता है? एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और यहां पे क्या होता है, जो फाइन ग्रेन सॉइल है वो उन्हीं के लिए करेंगे जिनका पार्टिकल साइज आपका 75 माइक्रोन से छोटा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप की सॉइल आएगी, यदि मैं क्लास में कौन सा टाइप की सॉइल आएगी? तो बेसिकली इसके अंदर आपके पास या तो आपके पास क्ले आ जाएगी, या तो आपके पास सिल्ट आ जाएगा, या फिर आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल का जो साइज होता है वो भी इनके जैसा ही होता है। ऑर्गेनिक जो सॉइल होंगी वो भी आपकी फाइन ग्रेन के अंदर ही आएगी। सर बाकियों में नहीं बनेगा, किसी में नहीं बनेगा। जब भी आपका जो पार्टिकल साइज है वो 5 से 12% के बीच में होगा तभी आपका ड्यूल सिंबल बनेगा। लेकिन क्वेश्चन यदि ऐसा ऊटपटांग पूछ ले, ऐसे गेट में पूछ ले एक बार एससी और एसएम सब अच्छे लगा दिया ड्यूल सिंबल होगा, अरे ये बन ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। कभी भी एससी एसएम बन सकता है क्या भाई? क्ले भी है और सिल्ट भी है, ऐसा नहीं बन सकता अजय जी। या तो वेल ग्रेडेड बनेगा या सिल्ट ही बनेगा, है ना। ये बात आप ध्यान रखिए। तो क्ले सिल्ट और ऑर्गेनिक सोइल पे हम काम करेंगे, तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम वैसे काम करेंगे। तो क्ले सिल्ट या फिर आपके पास जो ऑर्गेनिक सॉइल है वो आपकी बन सकती। जो क्ले सॉइल है उसका सिंबल होता है आपके पास पता है आपको सी, सिल्ट का सिंबल होता है एम, और ऑर्गेनिक सॉइल का सिंबल होता है ओ, ठीक है। ये आपके सिंबल है। साथ में आपको बोला था कि जो वाटर कंटेंट है वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो क्या होता है जब हम आपका फाइन ग्रेन सॉइल को पार्टिकल साइज पे डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसे करेंगे। दूसरा होता है यदि हम आपकी कंप्रेसिबिलिटी पे चेक कर रहे हैं, यदि हम आपकी फाइन ग्रेन सॉइल को कंप्रेसिबिलिटी पे चेक कर रहे हैं तो वो आपके लिक्विड लिमिट पे चेक करता है। क्या चेक करता है? लिक्विड लिमिट पे। तो यदि आपके लिक्विड लिमिट की वैल्यू लेस देन 35 है तो हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लो कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? लो कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। यदि आपके लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से लेके
50 के बीच में है तो उसको हम मीडियम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियम कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे। यदि आपके लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50 से ज्यादा है तो इसको हम हाई कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे पास जो सिल्ट है या क्ले है, लेकिन जो कंप्रेसिबिलिटी है वो इस पे चेक होगी। इसको हम एल बोलेंगे, इसको हम आपके इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, इसको हम आई बोलते हैं, और इसको हम हाई कंप्रेसिबिलिटी एच बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अब एक तो बताओ मुझे कि जब मेरे पास क्या है, अभी मुझे ये पता नहीं है कि जो सॉइल है मेरे पास वो क्ले है या मेरे पास क्या है, सिल्ट है। तो उसके लिए हम आपके प्लास्टिक चार्ट को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? प्लास्टिसिटी चार्ट का नाम आपने सुना होगा। प्लास्टिक चार्ट का नाम आपने सुना होगा। उसको हम पढ़ते हैं टू चेक कि सॉइल आपके पास कौन सी है, क्ले सॉइल है या फिर आपके पास सिल्टी सॉइल। उसको मैं पढ़ा देता हूं एक बार जरा ध्यान से। ठीक है, उसको मैं यहां पे पढ़ा देता हूं। देखिए, सर लॉम सॉइल क्या होते हैं? लॉम सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यदि मैं सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर की बात करता हूं तो उसको हम लॉम सॉइल बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है, वो आपकी गार्डनिंग सॉइल होती है। जब आप गार्डन में लगाते हैं, ये देखो क्या है बेसिकली मेरे पास क्या है, आपको पता है सैंडी सॉइल के वॉइड्स बड़े होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट रुकता ही नहीं है उसके अंदर। और क्ले सॉइल के अंदर पानी रुकेगा लेकिन पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। हमें ऐसा सॉइल चाहिए जो पानी आए भी, रुके भी और जाए भी, तो वो लॉम सॉइल के अंदर होता है ऐसा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अब देखो क्या हुआ, यदि मैं आपके प्लास्टिक चार्ट की बात करता हूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज योर 4, दिस इज योर 7, दिस इज योर 20, 60, 80। ठीक, हाँ सब लिखा हुआ मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा भाई, जो मैं लिख रहा हूं सब लिखा हुआ मिलेगा। चलिए, यहां पे क्या है मेरे पास, दिस इज माई 20, 20। अब 20 से जो ये ग्राफ जाता है, ये ग्राफ आपका यहां से जाता है, दिस इज योर ग्राफ। तो ये जो 20 से ग्राफ जाता है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका 35 है, यहां पे आपका 50 है। देख रहे हो, यहां पे क्या है मेरे पास, ये मेरा वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट है और ये मेरे पास आईपी है, दिस इज माय आईपी। तो ये क्या है मेरे पास, यहां से 4, यहां से आपका 7, दिस इज योर 7। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से कि ये जो मेरे पास लाइन है इसको हम बोलते हैं ए लाइन। क्या बोलते हैं? ए लाइन। और यहां पे हम आपके आईपी को कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस के 20। इससे हम आपके ए लाइन की कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा, यहां पे जो आपका आईपी होता है उसको हम प्लास्टिक इंडेक्स भी बोलते हैं, वो आपका WL माइनस के WP होता है। तो क्या करेंगे, पहले एक बार आप क्या करेंगे, आईपी को यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट से कैलकुलेट कर लो, और एक आईपी को आप यहां से कैलकुलेट कर लो। तो जब आपने आईपी को यहां से कैलकुलेट किया तो आपको एक आईपी की वैल्यू फिक्स मिल गई। किसी पॉइंट पे किसी वाटर कंटेंट के लिए आपको आईपी वैल्यू मिल गई। ठीक है, और दूसरे आईपी की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि वो वैल्यू आपकी यहां पे आई तो आप समझ जाएंगे कि इसके ऊपर जितनी भी टाइप की सॉइल होंगी वो क्ले सॉइल रहेंगी, और इससे जो नीचे सॉइल रहेंगी वो क्या रहेंगी, वो आपकी सिल्ट रहेंगी। पर क्या होता है, यहां पे 4 से 7 के बीच में आपके पास क्या होता है, ड्यूल सिंबल यूज करते हैं। ड्यूल सिंबल यूज करते हैं मतलब यहां पे जो सॉइल हो सकती है वो आपकी सिल्ट भी हो सकती है, और यहां पे आपकी जो सॉइल होगी वो आपकी क्ले भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या होगी यहां पे आपकी सिल्ट और क्ले दोनों हो सकती है। ठीक है, और यहां पे जो सॉइल है वो आपके पास लो कंप्रेसिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉइल भी हो सकती है। ठीक है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉइल और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी सिल्ट हो सकता है। ठीक है, और हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉइल और हाई कंप्रेसिबिलिटी आपका सिल्ट हो सकता है। ये जो सिंबल होंगे वो इस ग्राफ के नीचे बनेंगे,
और इससे ऊपर जो बनेंगे वो आपकी हाई कंप्रेसिबिलिटी क्ले, इंटरमीडिएट क्ले, और यहां पे जो बनेगा वो आपका बनेगा लो कंप्रेसिबिलिटी क्ले, वो आपके ये बनते हैं, वो आपके ये बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम चेक करते हैं, कोई आपसे पूछे कि 4 से 7 के बीच में जो आप प्लास्टिक चार्ट पढ़ते हैं उसमें कितने सिंबल यूज करेंगे, तो वहां पे सिल्ट और क्ले दोनों हो सकता है और ड्यूअल सिंबल यूज करेंगे। अब पूछा था आपसे, बताओ कि लिक्विड लिमिट की वैल्यू यदि 50 से ज्यादा आ रहा है तो बताओ कंप्रेसिबिलिटी कैसी है। दिस इज कॉल्ड हाई कंप्रेसिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, और इट इज अ लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। आपने एक यू लाइन की क्वेश्चन भी पढ़ी होगी, जो आपकी यू लाइन की क्वेश्चन है वो बता देता हूं मैं एक बार जरा। पूछा तो गया नहीं है वैसे एग्जाम में, पर एक बार पढ़ लो फिर भी। देखो मेरे पास क्या है, ये 8 है, क्या है, दिस इज योर यू लाइन इक्वेशंस, इसको हम बोलते हैं यू लाइन। और यहां पे भी हम आपके आईपी को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? आईपी को कैलकुलेट करते हैं। वो आईपी क्या होता है मेरे पास? वो आईपी आपका रहेगा 0.9 लिक्विड लिमिट माइनस के 8। क्या है? ये भी आपका आईपी है। अब ये जो यू लाइन है वो क्या डिस्क्राइब करता है? यू लाइन आपको ये डिस्क्राइब करता है कि यदि आपकी यू लाइन इक्वेशन आपने बता ली कि किसी पॉइंट पे आपका आईपी की वैल्यू यहां आ गई, तो ये जो यू लाइन है वो आपको ये बताएगा कि इससे ऊपर कोई भी सॉइल एग्जिट नहीं करती है। ठीक है, कोई भी सॉइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यू लाइन इज स्पेसिफाइड नो सॉइल एग्जिस्ट अबव इट। यहां पे नो सॉइल एग्जिस्ट अबव यू लाइन। अब क्या है कि इससे ऊपर आपकी कोई भी टाइप की सॉइल स्पेसिफाइड नहीं हो पाएगी। तो कई बार यू लाइन पूछ लेता है, यू लाइन बताओ क्या स्पेसिफाइड करता है। आईपी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, आपको लिक्विड लिमिट दे रखी होगी, आपसे पूछेगा बताओ प्लास्टिक इंडेक्स क्या होगा एज पर द प्लास्टिसिटी चार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्लास्टिक चार्ट बोलते हैं। और ये आपके फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाइड करता है कि आपका सिल्ट होगा या फिर आपका क्ले होगा। ठीक है, एग्जैक्टली क्या मतलब है? एग्जैक्टली एक्साइटेड क्या मेटल है मतलब? देखो मतलब एग्जैक्टली मतलब पूछ रहे हैं, मतलब ये होता है कि देखो जो आपने बोला कि इससे ऊपर आपका क्ले होगा, देखो यहां पे तो आप इससे नीचे जा सकते हैं, यहां से आप यहां जा सकते हैं, आपको पता होगा कि भाई कितना नीचे जाना है आपको। देखिए यदि मैं ऐसे बोलूं इससे ऊपर आपकी क्ले सॉइल है, पर कितने आईपी के लिए आपकी जो सॉइल है वो क्ले सॉइल है, वो यू डिस्क्राइब करता है कि भाई इससे ऊपर आप यदि जाओगे आईपी के ऊपर तो सॉइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ऊपर तो कितना भी जा सकता है, आईपी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हम कैसे बोलेंगे कि सॉइल आपकी क्ले सॉइल है। ठीक है, तो ये आपको क्या करता है? उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसके अंदर लिमिट को लगाता है। ये बात आप ध्यान रखें। बात समझ सभी को? बोलिए, क्वेश्चन करते हो सभी? क्वेश्चन पूछूं यहां से क्या कोई? चलिए अब बात करते हैं हम आपके हाईवे रिसर्च बोर्ड की। मैं बात करता हूं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी आपकी सॉइल को क्लासिफाइड किया बाय द हेल्प ऑफ ग्रुप इंडेक्स। अब देखो क्या होता है, यहां पे जो आप डिफरेंट टाइप की पेमेंट का डिजाइन पढ़ रहे थे अभी तक, वो आपने बेस किस किस के बेस पे डिपेंड किया था? सीव के एनालिसिस पे, प्लास्टिक चार्ट पे। लेकिन जो आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड है, जो आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड है, उन्होंने आपकी जो सॉइल को क्लासिफाइड किया वो किया आपके ग्रुप इंडेक्स के बेसिस पे। मतलब क्या है? आपके कोर्स ग्रेन सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे भी, और आपके जो प्लास्टिक चार्ट है उसके बेसिस पे। मतलब क्या है कि यहां पे जब आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड आया, उन्होंने लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, इन सब का भी यूज किया, और आपके सॉइल में जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसका भी यूज किया। ये था आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड। इसमें हम आपके ग्रुप इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला आपका होता है 0.2 प्लस के 0.005 AC प्लस के 0.01 B इंटू डी। यहां पे क्या होता है, जैसे जैसे आपके ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो घटती है, और ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू आपकी 0 से 20 के बीच में लाई करेगी। 0 आपके पास क्या होगी? बेस्ट क्वालिटी आपके पास रहेगी,
बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉइल आपकी रहेगी, और 20 क्या होती है, वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल यहां पे रहती है। अगर यू लाइन की वैल्यू 60 है, जो यू लाइन के ऊपर आता है, तो क्या मतलब है, मतलब ये हुआ कि यदि आपके यू लाइन की वैल्यू पे आपने स्पेसिफिक, देखो सिंपल बात समझो, अब वाला कंफ्यूज ना हो, देखो यू लाइन पे आपने क्या किया, आईपी को कैलकुलेट किया इस वाले फॉर्मूले से, और आपका यू लाइन आपके यहां पे आ गया, ये वाला पॉइंट आपके पास यहां पे आ गया, और फिर आपने आईपी को कैलकुलेट किया बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला डब्ल्यू के डब्ल्यू, और आपकी वैल्यू यहां आ गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सॉइल होगी वो आपके पास क्या होगी, क्ले सॉइल होगी। इससे नीचे तो हम इसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं, इससे ऊपर हम इसको स्पेसिफाइड नहीं। यहां होगी तो हम बता देंगे, यहां होगी हम बता देंगे, इससे ऊपर जाएगी तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखो क्या होता है, यहां पे जो मेरे पास ग्रुप इंडेक्स है उसमें जो ए बी सी डी होते हैं वो आपके कोफिशिएंट होते हैं। वो जो ए बी सी डी कोफिशिएंट है वो आपको बताता है कि मेरे पास क्या होगा, 75 माइक्रोन की सीव से कितने पार्टिकल पास हुए, माइनस के 35, और इसकी वैल्यू आपकी 0 से 40 के बीच में लाई करती है। ऐसे जो बी होगा वो आपका ये बोलेगा कि जो 75 माइक्रोन से आपकी सीव पास हुआ उसमें से आप क्या करिए, 15 माइनस कर दीजिए तो आपका बी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके पास होता है कि यदि मैं सी की बात करूं तो सी मेरे पास क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस के 40, और जो डी होता है वो आपका होता है लिक्विड प्लास्टिक इंडेक्स माइनस के 10। तो इनसे आप कैलकुलेट करेंगे, इनसे आप कैलकुलेट करके अपनी वैल्यू को स्पेसिफाइड करेंगे, और तो क्या होगा, वहां से हम आपके ग्रुप इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यू लाइन के नीचे रहेगी तो कौन सी सॉइल होगी सर, यू लाइन के नीचे आपकी सॉइल रहेगी तो हम बोल देंगे कि आपकी जो सॉइल है तो बेसिकली वो क्ले सॉइल हो गया ना बेटा। यू लाइन से नीचे होगी और आपकी ए लाइन से ऊपर है तो क्ले सॉइल है, यदि ए लाइन से नीचे जाएगी तो सिल्ट होगी। कहां परेशान हो रहे हो इतने, अरे सीधी सी बात समझो, यू लाइन से नीचे ए लाइन से ऊपर, तो क्ले सॉइल कहीं तक, यहीं तक जहां तक चले जाओ, ठीक है, और यदि इससे नीचे होगी तो फिर आपका सिल्ट और ऑर्गेनिक होगी। गजब ही ढा दी हम तो ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है एक बार, तो प्लीज इसको याद रखेंगे। ठीक है, याद कर लो इसको बस, सीधी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं हम आपके क्ले मिनरोलॉजी पे। क्ले मिनरल्स पे एक दो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, पर हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, हम इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं एक बार, क्योंकि क्ले मिनरल्स आप सब पढ़ते नहीं है, और पता चला इस बार एग्जामिनर ने पूछ लिए क्ले मिनरल्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है लगा लगा के। ठीक है, तो क्या होता है जब भी हम आपके क्ले मिनरोलॉजी की बात करते हैं तो क्ले में क्या होता है, क्ले में बॉन्ड होते हैं। अब उस बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि क्ले के आपके छोटे पार्टिकल साइज है, लेस देन 2 माइक्रोन का पार्टिकल साइज है, तो दैट मींस कि यहां पे डिफरेंट टाइप के क्ले मिनरल्स पे हम काम कर सकते हैं। तो बेसिकली वैसे तो आपके 3 टाइप के क्ले मिनरल्स होते हैं, पर क्या होता है वैसे आपके, यदि मैं बात करूं तो 4 टाइप के क्ले मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, 4 टाइप के, पर जो आपके कोर्स में है वो 3 टाइप के ही आप यूज करते हैं। वैसे तो होते 4 टाइप के हैं, पर हम 3 टाइप पे काम करेंगे। तो देखो क्या होता है, क्ले मिनरल्स क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के जो आपके मेटेलिकल आयंस होंगे। सर HRB को समझाओ। जो आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड है ना बेटा, उस हाईवे रिसर्च बोर्ड ने आपके पेमेंट कंस्ट्रक्शंस के लिए, मतलब क्या है, जो आपके फाइन ग्रेन सॉइल है इसको आप भूल जाओ, ये 40 40 40 क्या है, इसे आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ। ठीक है, इसको आप याद रखोगे, 75 माइक्रोन की सीव से आपके जो पार्टिकल पास होंगे उसमें से आप 35 को माइनस कर दीजिए। पी निकालने के लिए 75 माइक्रोन की सीव से जो पास हुए उसमें से आप 15 माइनस कर दीजिए। ठीक है, और जो आपके, इसे आप भूल जाओ, इसे आप भूल जाओ, इसे आप याद रखो। ठीक है, इसे आप याद रखो कि जो आपके पास सी है उसको निकालते हैं लिक्विड लिमिट माइनस के 40, और जो डी है उसको निकालते हैं प्लास्टिक इंडेक्स माइनस के 10 से। ठीक है, ये अब समझ में आपको, मैं बोला था जब हाईवे रिसर्च बोर्ड था उसने आपके सबग्रेड को डिजाइन किया तो ग्रुप इंडेक्स को चेक किया, ग्रुप इंडेक्स को चेक किया तो उसके लिए फॉर्मूले होते हैं, और वहां से हम आपके सबग्रेड की जो प्रॉपर्टीज है सोइल की उसको क्लासिफाइड करते हैं, और वो आपके प्लास्टिक चार्ट और कोर्स ग्रेन सोइल का जो क्लासिफिकेशन है उन दोनों पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब तो क्या होगा, जब मैं आपके क्ले मिनरोलॉजी पे काम करता हूं तो आपको डिफरेंट टाइप के क्ले मिनरल्स पे काम करना पड़ेगा। जैसे क्या है कि जब हम आपके क्ले मिनरल पे काम करते हैं तो क्ले मिनरल्स आपको जो मेटेलिक आयंस है वो सिलिका की फॉर्म में मिलेंगे, या फिर आपका ऑक्ट्राहेड्रन यूनिट की फॉर्म में मिलेंगे। किस की फॉर्म में मिलेंगे,
आपको सिलिका टेट्राहाइड्रेन यूनिट की फॉर्म में मिलते हैं या फिर आपका ऑक्टाहाइड्रेन यूनिट की फॉर्म में मिलेंगे। तो जो आपके पास जो सिलिका टेट्राहाइड्रेन यूनिट है उसकी फॉर्म में मिलता है, तो जो चार्ज आता है इस पे वो आता है -1 चार्ज। कैसे आएगा -1 चार्ज? ऐसे आता है, देखो क्या होगा यदि मैं इसके फॉर्मेशन करूं तो फॉर्मेशन आपके पास ये होता है, सिलिका डाई पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो क्या होगा जब जब मैं आपके डाई पॉजिटिव पे काम करता हूं, जब मैं आपके यहां पे डाई पॉजिटिव पे काम करूंगा तो इन सब पे मेरे पास क्या होगा, जो चार्जेस रहेंगे यहाँ पे, एक में -2 चार्जेस, -1 चार्जेस, -1 -1, और ये आपका +2 चार्जेस। तो क्या होता है, जो आपके पास नेट चार्ज बचता है यहाँ पे वो आपका एक नेगेटिव चार्ज बचता है। तो जो कोई आपसे पूछे कि जो मिनरलोजी की आप बात कर रहे हैं तो कैसा यूनिट बनता है, तो सिलिका टेट्राहाइड्रेन यूनिट बनता है। अब ये जो ऑक्टाहाइड्रेन यूनिट है वो कौन सी यूनिट होती है, जब क्या होगा, जब आपके पास जो शीट आप यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप की, सिलिका को छोड़ के डिफरेंट टाइप की शीट को यूज करते हैं, तो वहां पे आपका ऑक्टाहाइड्रेन यूनिट बनती है। और ये भी आपके 3 टाइप के होते हैं, ये भी आपके 3 टाइप के होंगे। या तो आपकी एल्यूमिनियम की शीट होगी तो उसके लिए अलग नाम है, उसके लिए आपके अलग नाम है। दूसरा, यदि आपके पास आयरन की शीट होगी, Fe डाई पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, तो अलग नाम है। मैग्नीशियम की आपकी अलग शीट होगी तो उसका अलग नाम। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि क्ले मिनरोलॉजी में, तो क्ले जो आपको पाए जाते हैं वो आपके सिलिका की फॉर्म में पाए जाएंगे, एल्यूमिनियम की फॉर्म में पाए जाएंगे, और आपको आयरन की फॉर्म में पाए जाएंगे, और आपको मैग्नीशियम की फॉर्म में पाए जाएंगे। मतलब क्या है, इन सब के बॉन्ड होते हैं और उन बॉन्ड से हम चेक करते हैं कि आपके क्ले के अंदर जो मिनरल्स हैं वो कैसे हैं। यदि सिलिका के मिनरल्स हैं तो आपका टेट्राहाइड्रल यूनिट बनता है और उस पर चार्जेस -1 होता है। और यदि आपके पास ऑक्टाहाइड्रल यूनिट बन रहा है तो आपके पास इनकी वजह से बन रहा होगा, इन मेटेलिक कैटायंस की वजह से आपके पास जो बॉन्ड बन रहे होंगे वो बन रहे होंगे। यदि आपके पास एल्यूमिनियम की जो शीट है, जो आपके पास क्ले मिनरल्स है वो आपके एनक्लोज हो रहे हैं और एल्यूमिनियम की शीट से एनक्लोज हो रहे हैं, तो उसको हम गिब्साइट शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिब्साइट शीट, गिब्साइट शीट बोलते हैं। ठीक है, तो गिब्साइट हम इसको बोलते हैं यदि एल्यूमिनियम की शीट बनी हुई। यदि आपके पास आयरन की शीट बनी हुई है तो उसको हम फेराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेराइट। यदि आपके पास मैग्नीशियम की शीट बनी हुई है तो उसको हम ब्रूसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूसाइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताओ जो ब्रूसाइट क्रिमिनल्स पाया जाता है, ब्रूसाइट जो शीट होती है वो किसकी बनी होती है, तो आप बोलोगे मैग्नीशिया की बनी होती है। कोई आपसे पूछे कि बताओ फेराइट की जो शीट बनी होती है किसकी बनी होती है, तो आप बोलोगे आयरन की बनी होती है। कोई आपसे पूछे जो गिब्साइट शीट है किसकी बनी होती है, वो आपकी एल्यूमिनियम। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। याद रखेंगे सभी। पता नहीं बोलते कम हो पर सुनते ज्यादा हो सब आप, वैसे होना भी चाहिए पर फिर भी थोड़ा थोड़ा यस सर नो सर करते रहा करो, उससे थोड़ा मेरा मन लगा रहता है। समझ रहे हो, कैमरे के सामने खड़ा होकर बस आपसे बात कर रहा हूं मैं, अपने आप से बातें। चलो, ये बात समझ सभी को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे ना? कर देंगे। चलो अब देखो क्या होता है, जब हम आपके ऑक्टाहाइड्रल यूनिट को बनाते हैं तो ऑक्टाहाइड्रल यूनिट भी आपके 3 टाइप की बनती हैं। वो सबसे पहले कौन सी होती है? सबसे पहले आपका होता है कैलोनाइन, जो हम इसको हम बोलते हैं कैलोलाइट, ये आपका कैलोनाइन होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका 1:1 की बॉन्डिंग होती है। 1:1 की जो बॉन्डिंग है मतलब क्या है इसका, 1:1 मतलब क्या है, जो एल्यूमिनियम और सिलिका की जो शीट है, वन शीट, वो दूसरी एल्यूमिनियम सिलिका की शीट से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यदि मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो जो डायग्राम जो शीट बनेगा वो आपका बनता है ये करके दिखाओ। अब ये देखो, यहां पे जो आपके पास जो आपको ये देखो, ये क्या है मेरे पास, यहां पे जो आपको ये वाली शेप दिख रही है, ये कौन सी शीट लगी हुई है? इसमें आपकी 2 शीट का बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 2 शीट का बॉन्ड लगा हुआ है। जो ऊपर वाली शीट है वो आपकी एल्यूमिनियम की शीट है
और जो आपके पास ये वाली शीट है ये आपकी सिलिका की शीट है, एसिड एस डाई पॉजिटिव शीट। ठीक है, ये क्या है आपकी सिलिका की शीट है। और ऐसे ही आपके पास क्या होगा, यहां पे भी सिलिका और यहां पे आपका एल्यूमिनियम। अब इन दोनों के जो बॉन्ड होंगे, ये क्या है मेरे पास मिनरल से तो है ये, अभी जो मिनरल्स होंगे ये आपके एक बॉन्ड से जुड़े होंगे। और वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो बॉन्ड आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपकी जुड़ी होती। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आपके पास क्ले मिनरल्स हैं इसके अंदर लिटिल स्वेलिंग इसलिए होता है क्योंकि ये जो आपके पास एल्यूमिनियम और सिलिका शीट है वो आपके पानी के अंदर जो आपका हाइड्रोजन होगा उसके बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो वेरी क्रिस्टलाइन मिनरल्स होंगे, इनके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज कर नहीं सकते। मिनरल्स को के अंदर कोई भी वार्पिंग स्ट्रेस काम नहीं करेगा, कोई भी इसके अंदर एक्सपेंशन नहीं होगा, तो वेरी क्या होता है, लेस एक्टिव होते हैं। दिस इज द वेरी लीस्ट एक्टिव, मैं लिखता हूं इसको लीस्ट एक्टिव क्ले मिनरल्स हैं ये मेरे पास। लीस्ट एक्टिव क्ले मिनरल्स मेरा ये पाया जाता है। लीस्ट एक्टिव क्ले मिनरल्स ये आपको पाया जाए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसके अंदर कोई भी स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी नहीं होती है। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल है आपका चाइना क्ले, चाइना चॉक टू चाइना। तो चाइना क्ले क्या है, इसका ही एग्जांपल होता है कि इसके अंदर कोई भी क्या होगा, स्वेलिंग श्रिंकेज नहीं होगा। दूसरा हम बात करते हैं हैलोसाइट का। मैंने आपको बोला था कि वैसे तो आपके 3 होते हैं लेकिन एक हैलोसाइट भी होता है। हैलोसाइट क्या होगा, हैलोसाइट आपके कैलोराइन ग्रुप का ही पार्ट होता है। क्या होता है, कैलोराइन ग्रुप का ही पार्ट होता है। बेसिकली क्या होगा, हैलोसाइट के अंदर जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। चाइना क्ले क्या है, चाइना क्ले एक मिट्टी का नाम है। देखो चाइना क्ले, हम जो चाइना डिश यूज करते हैं, जब आप क्या करते हैं बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो हम चाइना क्ले पे काम करते हैं। उससे क्या करते हैं, उस पे हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइप की जो डिशेज होती हैं उन पे जो वेदरिंग होती है, जो केमिकल रिएक्शंस का जो चेंज होता है उसको चेक करते हैं। तो चाइना क्ले वही है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की डिश भी बन जाती है आपके, वो वाली डिश नहीं, खाने वाली डिश नहीं, जो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी चीज को गर्म करने के लिए, वो आपके पास क्या होते हैं, चाइना क्ले होती है, वहां पे हम यूज करते हैं। तो ये मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं जिनमें कुछ चीजों को गर्म किया जाए। कि आपको पता होना चाहिए जो मेरे पास क्ले है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे। अभी ये नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो जो पानी है वो यहाँ पे आके रिएक्शन नहीं करेगा और आपका डायपोल डायपोल नहीं बनाएगा, और डायपोल डायपोल नहीं बनाएगा तो आपकी जो डबल लेयर है वो आपकी नहीं बन पाती है। तो यदि ऑक्टाहेड्रल यूनिट की बात की जाए तो माइनस के 3 चार्जेस पे आप काम करेंगे, लेकिन यदि कैरोलाइन की बात की जाएगी तो +1 चार्ज पे हम काम करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो आपका हैलोसाइट है वो आपके कैरोलाइन का ही ग्रुप का ही पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है, यदि आप हैलोसाइट को क्या करेंगे, यदि आप हैलोसाइट को डिहाइड्रेट करेंगे, क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, इसके अंदर से पानी को बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दिस कन्वर्ट इनटू क्योलाइंस। ये बात आप ध्यान रखें। तो क्या होगा, ये भी आपका 1:1 चार्जेस पे काम करता है, लेकिन इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा। अब बात करेंगे आपके किसके, मॉन्ट मोलनाइट क्ले मिनरल्स की बात करता हूं मैं। क्या बात करता हूं, मॉन्ट मोलनाइट क्ले मिनरल्स की बात करूंगा। इसमें क्या होगा, इसमें एल्यूमिनियम की एक शीट होगी, एल्यूमिनियम की एक शीट होगी और सिलिका की 2 शीट काम करेंगी। क्या करेंगी, सिलिका की 2 शीट यहां पे काम करेंगी। ठीक है, ऐसी शीट इस पे काम करती है। तो क्या होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको 2:1 बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्मेकटाइट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, बताओ कि जो स्मेकटाइट मिनरल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मॉन्ट मोलनाइट तो सब पढ़े होते हैं, लेकिन जो स्मेकटाइट है ये आपको पता होना चाहिए। 2:1 का चार्ज रहेगा, वाटर बॉन्ड होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी इसके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी, स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रहेगी। और सरफेस जो एरिया होता है वो भी आपका काफी लार्ज रहता है, सरफेस एरिया इज वेरी लार्ज। बात समझ में सभी को, बोलिए। लोकेश, चीमा,
ठीक है प्रशांत, बोलिए कोई डाउट है इसमें? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप कर दोगे ना? जैसे मैं पूछता हूं आपसे कि जो आपका इसमें टाइट है उसमें रेशो क्या होता है आपके पास, जो आपके शीट रहेगा उसका रेशो क्या रहेगा, तो आप बोलोगे दिस इज द 2:1 एंड द मोनोटोमोलाइट इज एग्जांपल ऑफ दैट। एंड कॉनलाइन के अंदर क्या कौन सा एग्जांपल होता है, तो आप बोलोगे चाइना के लिए होता है। ठीक है, बॉन्ड कैसा है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, बॉन्ड कैसा है, वीक वंडरवॉल फोर्स काम कर रहा है। हेलोसाइड किसका ग्रुप होता है, ग्रुप का पार्ट होगा, तो आप बोलोगे कैलन का ग्रुप का पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मोइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा रहेगा। और जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, या तो उनको मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, या हम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाएंगे, ये हो सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनलाइट की। अब देखो क्या होता है, जो आपके पास इनलाइट होगा इसमें आपके आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड्स क्यों होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स का मतलब ये हुआ कि इसमें सब्सटेंशियली जो हम क्या करेंगे, जो सिलिका का डाई पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, जो सिलिका का आपके पास S+4 चार्जेस है, उसको हम रिप्लेस करते हैं एल्यूमिनियम के 3 पॉजिटिव चार्जेस से। क्यों करते हैं रिप्लेस? हम इसलिए रिप्लेस करते हैं क्योंकि जो एल्यूमिनियम की जो शीट होती है, वो जो एल्यूमिनियम की शीट जो बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम गिब्साइट शीट बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिलिका के अंदर तो क्या होगा, जब हम क्या करते हैं एल्यूमिनियम की जो शीट होती है उस पर काम करेंगे, तो हम आपके आयनिक बॉन्ड पे काम करते हैं। और क्या होगा, ये आपके वाटर बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से कम रहेगा। सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग बॉन्ड रहता है कौन सा होता है, कैलोनाइट का, इसको हम बोलते हैं कैलोनाइन ग्रुप। उसका जो बॉन्ड रहता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड रहता है। उससे कम बॉन्ड रहेगा आपके पास इस इलाइट का, इसको हम बोलते हैं कौन सा, आयनिक बॉन्ड रहेगा। सबसे जो वीक बॉन्ड होता है वो आपका कौन सा होता है, आपके वंडरवॉल फोर्स या वाटर बॉन्ड हम जिसको बोल देते हैं, वो आपका फोर्स रहेगा। और इसीलिए उसके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज सबसे ज्यादा होती है। तो क्या होगा, इसके अंदर जो स्वेलिंग श्रिंकेज होगी वो आपकी इंटरमीडिएट स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? बात समझ में सभी को? अब बस थोड़ी डीपली समझा रहे हैं, डीपली नहीं समझा रहा, देखो सिंपल सी समझा रहा हूं। क्वेश्चन देखो बने हैं कई जगह, सर आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है? आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशंस देखो क्या होता है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं अजय कुमार जी, वही यहां पे हुआ है। वो देखो, जब आपके पास क्या है, जब आपके पास लोअर वैलेंसी वाले जो आपके पास लोअर वैलेंसी वाले चार्जेस होते हैं, वो आपके लार्जर वैलेंसी वाले चार्जेस को रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको हम आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। वो तब होता है जब आपके पास रिएक्टिविटी, रिएक्शंस काफी स्ट्रांग हो। जैसे क्या है कि एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव मेरे पास क्या थी, वैलेंसी थी, और मेरे पास सिलिका का 4 डाई पॉजिटिव वैलेंसी था, तब भी आपके एल्यूमिनियम ने इसको क्या किया, एल्यूमिनियम ने इसको रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस कर दिया, दैट मींस यू हैव टू वर्क ऑन दिस। इसी को हम आपका आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशंस बोल देते हैं। और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये डिपेंड करता है आपके कौन से, जो आपके क्ले मिनरल्स की बनी बाउंड्रीज, इसको हम बोलते हैं डबल लेयर थ्योरी का नाम सुना होगा आपने, उसको बनाने में भी काम होता है। सब पे डिपेंड करता है कि आपका आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन क्या बना। चलिए बात करते हैं आपके थिकनेस की। तो जो कैल्नाइट होती है उसकी थिकनेस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो मेरे पास क्या है, वो क्रिस्टलन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपकी थिकनेस ज्यादा होगी। सबसे सरफेस देखो, जो आपका सरफेस एरिया होता है, सबसे जो बड़ा सरफेस एरिया होगा वो आपका मोन्टमोलाइट का होगा। सरफेस एरिया सबसे बड़ा होगा तो थिकनेस उतनी ही कम होगी। कैल्नाइट क्या होगा, कैल्नाइट में क्या होती है, थिकनेस सबसे ज्यादा होती है क्योंकि सरफेस एरिया सबसे कम होता है। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड जो बनेंगे वो आपके पास कौन से बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अब बात करूं मैं एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी सबसे ज्यादा जो होगी वो किसमें होगी, तो हम इसका जो मैं बताता हूं, ये आपका कैल्नाइट है, ये आपका इलाइट है, ये आपका लेस देन है मोन्टमोलाइट। ये आप ध्यान रखें, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये आपके पास एक्टिविटी होती है। इन द केस ऑफ सबसे ज्यादा जो एक्टिव होता है कौन सा होता है, मोन्टमोलाइट होता है। सबसे कम कौन सा होता है, ये होता है। मैं आपको बता चुका हूं, जिस सॉइल के अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज ज्यादा होगी उस सॉइल के अंदर एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब क्या है, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, ये सब क्या होता है, ये सब आपके स्वेलिंग श्रिंकेज पे ही हम डिपेंड करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मोन्टमोलाइट के अंदर एक्टिविटी ज्यादा है और इसके अंदर क्या होगा, ये आपका, ठीक है? और किम कार्दिस कुछ भी कह लो,
ठीक है, किम से हम इसको याद कर लेते हैं, किम सिम। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हैं, इफ इट डिपेंड्स ऑन यू, कि हम किम पे इसको याद कर लेते हैं। चलते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं सॉइल वाटर की, बात करते हैं कि जब हमारी सॉइल पे पानी आता है, अब देखो पूरी कहानी समझा रहा हूं मैं आपको, और साथ में क्वेश्चंस भी लेके चल रहे हैं। पहले क्या आया, पहले आपके पास सॉइल आई, सॉइल के पार्ट्स में कौन कौन से टाइप के सॉइल होती है, फाइन कौन से होती है, कोर्स कौन से होती है। फिर हमने फाइन की बात करी, फिर फाइन में हमने क्ले मिनरल्स की बात करी। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे किसमें, सॉइल पे जब पानी का अटैक होता है तो किस किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं और किस किस टाइप के आपके पास इस पानी रहता है। तो बेसिकली जब हम सॉइल वाटर की बात करते हैं तो आपके पास दो तरह का पानी होता है। कौन सा, एक को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर और एक को हम बोलते हैं आपके एब्जॉर्ब्ड वाटर। ठीक है, तो क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल वाटर होता है ये आपका एक केमिकली कंबाइंड वाटर होता है और इसको हम रिप्लेस और रिमूव नहीं कर सकते। जैसे हमारे शरीर में हमारी जो रूह है, जब तक हम जिंदा है वो हमारे साथ है और वो हमारे साथ ही रहेगी। ऐसे क्या होता है, जब आपकी जो सॉइल, आपके पास सॉइल पहले क्या था, एक रॉक था, अब रॉक छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। जब छोटे छोटे पार्ट में आपका जो रॉक है वो टूट जाता है, तो जब आपका सॉइल में कन्वर्ट होगा, सॉइल में जब कन्वर्ट होता है उस टाइम पे जो पानी को लगता है वही आपका स्ट्रक्चरल वाटर होता है, मतलब खून। ठीक है, आपके क्या है, आपकी रग रग में जो खून दौड़ता है वही क्या है, वही आपका जो पानी दौड़ता है आपके सॉइल के छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स में, वही आपका स्ट्रक्चरल वाटर है और यही आपका केमिकली कंबाइंड वाटर है। कैन नॉट बी डिस्प्लेस, कैन नॉट बी रिमूव्ड, तब तक हम इसको रिमूव नहीं कर सकते जब तक आपका जो टेम्परेचर है वो आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना रहे। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका ओवन ड्राइंग मेथड हम यूज करते हैं उसमें टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वाटर आपका कभी भी रिमूव नहीं होगा। आप उसको सन में रख दो, सनलाइट में रख दो, कहीं भी रख दो, आपका कभी भी वो आपका रिमूव नहीं होगा, क्योंकि वो आपका स्ट्रक्चरल वाटर है। वो आपकी स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट बना हुआ है आपके पार्टिकल्स का, सॉलिड का अरेंजमेंट बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन यदि आपने टेम्परेचर को 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रखा तो अब क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर वाटर है वो भी रिमूव हो जाएगा और अब सॉइल की प्रॉपर्टी, सॉइल की शेप, सॉइल आपकी काली पड़ जाएगी और उसका रंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। एडसॉर्ब वाटर क्या होता है, ये आपके पास हाइड्रोस्कोपिक पानी है जो आपकी सॉइल सरफेस के चारों तरफ चिपक जाता है। क्या हो जाएगा, सॉइल सरफेस के चारों तरफ चिपक जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम आपके हाइड्रोस्कोपिक पानी बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोस्कोपिक पानी हम इसको बोल देते हैं। तो क्या होगा, इसमें आपका डेंसिटी पैक्ड होगा, हायर विस्कोसिटी होगी, तो आपके पास हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होगा। मतलब क्या होता है, इसके अंदर वॉल्यूम चेंजेस की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इसको हम बाय द हेल्प ऑफ बॉइलिंग, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड से हम इसको बाहर कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ किस टाइप के पानी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल वाटर होता है और आपका एक एडसॉर्ब वाटर होता है। ठीक है, एक नाम और सुना होगा आपने, फिल्म वाटर का नाम सुना होगा, नाम सुना है क्या आपने? देखो, यदि मैं सोयल की बात करूं तो सोयल का मेरे पास स्ट्रक्चर ये है, तो ये मिडिल जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आपका स्ट्रक्चरल वाटर। क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल वाटर। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या रहेगा मेरे पास, यहां पे चारों तरफ, और एक लेयर मेरे पास ये बन गई। नाम सुनाएगा फिल्म वाटर का किसी ने? किसी ने नाम नहीं सुना? तो क्या है, जो आपके पास अंदर वाला सरफेस है ये वाला, क्या है मेरे पास, ये मेरे पास यहां पे दिस इज कॉल्ड एडसॉर्ब वाटर। और क्या होता है, ये आपके पास रहेगा कौन सा, फिल्म वाटर। जो आपका फिल्म वाटर रहेगा वो आपके कैपिलरी जो फ्रिंज बनते हैं, क्या बनते हैं, जो आपके कैपिलरी फ्रिंज बनेंगे, जहां पे क्रैक बन गए हैं सॉइल के अंदर, वहां पे घुस जाता है जो पानी, उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो फिल्म वाटर को रिमूव कर सकते हैं, एडसॉर्ब वाटर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वाटर को तब तक रिमूव नहीं कर सकते जब तक आपका टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फिल्म वाटर क्या होता है, कैपिलरी फ्रिंजेस, कैपिलरी राइज की वजह से जो आपका वॉइड्स के अंदर पानी घुस जाता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, किस किस पार्टिकल पे डिपेंड करता है ये सब, तो ये आपका डिपेंड करता है किस पे, ग्राउंड वाटर टेबल पे डिपेंड करेगा।
आपके कैपिलरी वाटर पे डिपेंड करता है। ये जो कैपिलरी पानी है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, आपको पता है, दिस इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। और जो आपके प्लांट होते हैं वो इसी पानी को यूज करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है। तो क्या होता है, इस पे सरफेस टेंशन होता है और कैपिलरी सैचुरेशन पे इस पे डिपेंड करता है, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं आपके सॉइल स्ट्रक्चर की। अब आपने सब पढ़ लिया है। अब क्या होता है, डिफरेंट टाइप की आपके, अब तो मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था सॉइल का टाइप, एक पार्टिकल साइज पे काम किया था। अब मैं एज अ सॉइल पे मास पे काम करूंगा, तो क्या होता है इसमें आपके डिफरेंट टाइप की सॉइल स्ट्रक्चर बनती हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड। कोर्स ग्रेन कौन से होते हैं, जिनके साइज पार्टिकल आपका 0.02 mm से बड़ा है, सैंड और ग्रेवल बनेंगे। तो ग्रेविटी मेजर फोर्सेस, सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज इनसिग्निफिकेंट, सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो क्या होता है यहां पे, क्या होगा यहां पे, यदि आपके सैंड और ग्रेवल की आपने बात की, तो सैंड ग्रेवल में क्या होगा, आप इंडिविजुअल पार्टिकल पे काम कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल पे यहां पे आप काम कर सकते हैं। तो यहां पे जो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि कोहेजन नहीं है। तो लिख देंगे इसमें नो कोहेजन, नो कोहेजन नो प्लास्टिसिटी, ठीक है, प्लास्टिसिटी और कोहेजन इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। बात समझ सभी को, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा मैं बात करूंगा सरफेस इलेक्ट्रिकल जो फोर्स होता है वो आपके साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डाया, जो आपका डाया ऑफ द पार्टिकल्स होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको क्या क्या बनेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल जो सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो काम नहीं करता है, बॉन्डिंग वाला जो फोर्स है वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। बात करेंगे आपके हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की। हनीकॉम्ब जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली आपके सिल्ट और क्ले पार्टिकल में देखने को मिलता है। जैसे मिलेगा सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स में देखने को मिलता है, मतलब जो साइज है वो आपका 0.02 mm से लेके 0.02 माइक्रोन आपका साइज में मिल जाता है। क्या, हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जो पार्टिकल्स। क्या होगा यहां पे जो पार्टिकल में आपके पास जो स्ट्रक्चर बनती है वो आपकी ऐसी बनती है, इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम आपके हनी कॉम्बिंग बोलते हैं। हनी कॉम्बिंग के कारण क्या हो सकते हैं, हनी कॉम्बिंग के कारण आपके हो सकते हैं कि आपने ग्रेडेशन अच्छे से नहीं किया, आपने कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं किया, तो वहां पे स्ट्रक्चर आपकी ऐसी बन जाती है। तो क्या होगा यहाँ पे जो ग्रेविटी फोर्स है और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो दोनों एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बना। वो बच्चे बोलते हैं सर सैंड के अंदर क्या हनी कॉम्ब बनता है, देखो सैंड के अंदर नहीं बनेगा, सिल्ट के अंदर बन सकता है, क्योंकि सिल्ट के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज फोर्सेस है, कोहेजन है, वो रहता है। क्ले के अंदर तो कोहेजन रहेगा ही, सिल्ट के अंदर भी कोहेजन रहता है, तो वहां पे बन सकता है, ठीक है। बात करेंगे यहां पे, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके पास अनब्रोकन होता है, हाई बियरिंग कैपेसिटी होती है, और बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और परमेबिलिटी भी हाई है, इसलिए हम इसको स्टेबल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मेरे पास क्या है, मेरे पास हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर है, मेरे पास फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर है, मेरे पास डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर आपकी स्टेबल होती है। तो ध्यान रखें इस बात को, हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर आपकी स्टेबल होती है, लेकिन जो फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर है, जो आपकी डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, वो आपकी कभी भी स्टेबल नहीं होती है। कॉम्पैक्शन करेंगे तो आपकी फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर आपकी डिस्पर्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बट ये आपकी कन्वर्ट करने के लिए आपको हैवी लोड लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो अनब्रोकन होंगे और इसमें आपकी हाई बियरिंग रहेगी और हाई परमेबिलिटी पे ये काम करेगा। क्या करेगा, हाई परमेबिलिटी पे ये काम करेगा, ठीक है। अब बात करेंगे आपके पास फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपकी बनती है ये आपके बेसिकली क्ले सॉइल के अंदर बनती है। क्ले सॉइल के अंदर आपके पास क्या बनेंगी, ये स्ट्रक्चर बनेंगी, चाहे वो आपकी फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर हो गई, चाहे आपके पास क्या होगा, डिस्पर्स स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या होता है इसमें जो ग्रेविटी फोर्स होता है, पार्टिकल का जो साइज है उससे आपका पार्टिकल नीचे बैठ रहा है वो आपका इनसिग्निफिकेंट रहेगा, लेकिन जो आपका सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है, जो आपका बीच में पार्टिकल टू पार्टिकल बॉन्डिंग है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो क्या होता है इसमें दो तरह की स्ट्रक्चर बनती है, फ्लोकुलेट जिसकी जो शेप होती है वो आपकी बनेगी ऐसी, ऐसी शेप बनती है पार्टिकल, ठीक है, जबकि जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर होती है वो आपकी ऐसी बनती है।
ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपके वॉइड्स बड़े होंगे, परमेबिलिटी हाई रहेगी, इसमें आपके वॉइड छोटे होंगे, परमेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक, दूसरा ये आपके पास क्या है, एज टू फेस ओरिएंटेशन है, एज टू फेस ओरिएंटेशन। ठीक है, मतलब क्या है, अदर कास्ट में शादी कर ली हमने, हमको पता नहीं है, तो क्या है, एज टू फेस ओरिएंटेशन। यहां पे क्या है, यहां पे पापा कह रहे बेटा हार्ट अटैक पड़ने वाला है मुझे, अपने ही कास्ट में शादी करी हो, तो क्या है, दिस इज कॉल्ड फेस टू फेस ओरिएंटेशन, फेस टू फेस ओरिएंटेशन हो गया। फेस टू फेस ओरिएंटेशन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और ये क्या होती है, ये आपके पास अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगी, तो दिस इज नॉट स्टेबल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखोगे भाई से, याद करोगे मुझे पेपर में बैठ के कि हाँ मैंने बताई थी ये बातें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चुप चुप बैठे हैं, अब क्या हो गया, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आई चीजें, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बार बार रिवाइज करना है, कम से कम 2-3 बार तो रिवाइज करना है इस चीज को, ठीक है, 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे। अब आप कोई भी बुक उठा के देख लो, मैं तो कह रहा हूं ईएससी तक उठा के देख लो, इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया है और आप ना कर पाओ तो अपना नाम ही बदल देना मेरा नाम तो आप बदल चुके हो पहले ही, ठीक है, तो अपना नाम बदल देना, फिर आप कर दोगे, मुझे तो गारंटी है, पता नहीं अब कितना सही है कितना गलत है वो तो आप पे डिपेंड करता है। आई बात में सभी को, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, चलते हैं नेक्स्ट पे, चलिए अब जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो आपका जो फोर्स होता है वो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। देखो क्या होता है, यहां पे आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास क्या रहेगा, अच्छा जी प्रशांत जी, अरे कहीं मतलब भावुक कर दिए हमको बिल्कुल ही, हमारी आंखों से अभी गंगा जमुना बहना स्टार्ट हो जाएगी। सर शेयर स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, देखो यदि मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर की शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यदि आपका जो लोड है वो आपका लोड वीक है, ठीक है, यदि आपका लोड ज्यादा होगा तो आपकी शेयर स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, फिर आपकी डिस्पर्स स्ट्रक्चर ज्यादा होगी। लेकिन यदि आप बात करें हनीकॉम्बिंग में और यदि आप बात करें फ्लोकुलर डिस्पर्स में, तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर आपकी स्टेबल होगी उसमें शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, मैं आपके पास देखो, जब हम आपके पास क्ले की बात करते हैं तो क्ले के सरफेस पे क्या होता है, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आपका नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, ये तो हर जगह बात है, ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रू। तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो यहां पे क्या हुआ, जब पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये अट्रैक्ट हुआ, तो जब ये आपका अट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ, यहां पे आपकी डबल लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, डबल लेयर। अब एक बार जब डबल लेयर पूरी तरह से बन गई, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं डबल लेयर का फॉर्मेशन यहां पे होना स्टार्ट हो गया। अब जब आपके पास एक बार डबल लेयर बन गई तो यदि बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब क्या होगा, जब एक बार डबल लेयर बन चुकी है, डिफ्यूजन हो चुका है, जीटा पोटेंशियल कम हो चुका है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अब जो स्ट्रक्चर बनेंगी वो क्या करेंगे, जो पहले फोर्स आपका अट्रैक्टिव था, यहां पे जो फोर्स है वो आपका पहले अट्रैक्टिव फोर्स था, अब वो आपके रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो, क्या हो गया, रिपल्सिव। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होती है उसमें आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। और क्या होगा, ये आपका एज टू एज ओरिएंटेशन, एज टू फेस ओरिएंटेशन पे काम करता है, तो आप इसको एज टू फेस बोल सकते हैं,
AS2 फेस ओरिएंटेशन में काम करता है, हाई परमेबिलिटी होती है, हाई स्ट्रेंथ लो कंप्रेसिबिलिटी। मैं देखो बता रहा हूं आपको, यदि आप डिस्पर्स स्ट्रक्चर में और फ्लोकुलर स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो हम आपको बताए थे कि जो आपके पास फ्लोकुलर स्ट्रक्चर होगी उसकी शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप जो पूछना चाहेंगे हम सब लिख के देंगे आपको। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि जो ये बॉन्ड बनते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, इस पे आप लोड भी लगाएंगे तो टूटेगा नहीं, बहुत ज्यादा लोड लगाएंगे तो बाद में बिखर जाते हैं। कंप्रेसिबिलिटी भी काफी कम होती है, फोर्स बड़े हैं लेकिन कंप्रेसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा हुआ है ना इन पे, सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है। और इनको हम ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम पे, जितनी भी आपकी फ्लोकुलर स्ट्रक्चर होती है उनको हम ड्राई साइड ऑफ OMC पे काम करते हैं। ये ड्राई साइड ऑफ द OMC क्या होती है? जब आप पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन तो आपको पता होगा कॉम्पैक्शन में यहाँ पे आपका OMC होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका गामा डी है, तो OMC से पहले को हम बोलते हैं ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम, और इसको हम बोलते हैं क्या? वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम। ठीक है, तो ये बात कर रहा है वो। दूसरा, जब हम रिपल्सिव फोर्स की बात करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स में बस क्या होगा? डिस्पर्स, फेस टू फेस ओरिएंटेशन, लोअर वॉइड रेशियो, लोअर परमेबिलिटी। अब बात करते हैं जो आपका फॉर्मेशन होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो इट इज डिपेंड ऑन, यदि आपका जो टेंडेंसी है फ्लोकुलर स्ट्रक्चर का वो तब बढ़ती है जब आपका डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट मीडियम है वो बढ़ जाता है, पीएच आपकी बढ़ जाती है, अनायंस एडिशन आपका बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व मिनरल्स आपके बढ़ जाते हैं, तब आपके फ्लोकुलर स्ट्रक्चर बनती है। तो इन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बताओ कि वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिनमें आपका नेट चार्ज रिपल्सिव होता है? तो कौन सा हो गया? डिस्पर्स स्ट्रक्चर। अट्रैक्टिव कौन सा होता है? तो आप बोलोगे फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर। तो क्ले मिलर्स के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? तो आप बोलोगे डिस्पर्स और फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब किसमें बनता है? सेल्ट में बनेगा, या फिर आपका वेरी फाइन सैंड होगा तब बन सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, और कल फिर मिलते हैं आपका 1 बजे। खत्म कर देंगे इसको 4 दिन में, 4 दिन में इसको खत्म कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा बड़ा है, 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक, मिलूंगा कल आपको 1 PM। 1 PM मिलते हैं। रोजाना जो क्लास करेंगे हम 2 से 2.5 घंटा करेंगे, 2 to 2:30 आवर्स की करेंगे। ठीक है, मजा तो आया क्लास में? कुछ ना बोलेंगे बाला की? हाँ चलो, मैं PDF अभी डलवा देता हूँ इतने की, जो मैं आपको 16 पेजेस पढ़ा चुका हूँ इसकी PDF में आपको डलवा देता हूँ, अभी आपको मिल जाएंगी 1-2 घंटे में। तब तक के लिए बाय बाय। और क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, PDF जहां पे आप वीडियो देखते हैं उसके बराबर में PDF का ऑप्शन है, वहीं पे आपको क्या क्लिक करना है, अपनी PDF मिल जाएगी, क्लास 1 PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से क्वेश्चन लगा लीजिए, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया सब क्वेश्चन लगा दीजिए, जितने करवाए हैं अब तक। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।